पुस्तक 39 अध्याय 11 होवू शहर। तुमने सचमुच डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ को महल के दरवाजे के बाहर इंतजार करवाया था? दैवीय सम्राट गोल्सन ने तुरंत पहरेदार को एक तीखी नजर से घूरा और जल्दी से खड़ा हो गया। झट वह बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया। जी निंग, सू यूजी, वाइट थॉ, फ्लिमिंग गॉड, एजरफाइंट और हेगेमॉन गुडसॉन्ग सभी गोल्सन पैलेस के द्वार के बाहर इंतजार कर रहे थे। स्विश, अचानक कहीं से एक आकृति प्रकट हुई। ये सुंदर वस्त्र पहने दिव्य सम्राट गोल्सन थे। उनका चेहरा अब मुस्कुराहटों से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने निंग को देखा, उन्हें तुरंत आभास हो गया कि यह डाउलॉर्ड, जिसकी सच्ची आत्मा धीरे धीरे बिखर रही थी, वही पौराणिक डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ ही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य सम्राट गोल्सन इस श्वेत वस्त्रधारी युवक से निकलने वाली अनोखी आभा को महसूस कर सकते थे, एक ऐसी आभा जो गहन से भी अधिक गहन थी। इस आभा में वास्तव में तलवार के दाव के मूल सार की झलक थी। निंग अपनी आभा को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी साधारण हेजेमोन इसे पहचान नहीं पाएंगे। दिव्य सम्राट गोल्सन एक ऑटोप बनने पर केंद्रित था और उसने कई वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। वह शक्ति के एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया था और कई अलग अलग दाव के बारे में अद्भुत अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली थी। परिणामस्वरूप उसकी इंद्रियां देव सम्राट हेलोंग जैसे लोगों से भी अधिक तीक्ष्ण थीं। गोल्सन आपको नमस्कार करता है, डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ। दिव्य सम्राट गोल्सन ने तुरंत आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे मिलने आएंगे। मैं बेहद अभिभूत और प्रसन्न हूँ। निंग ने कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ परेशान करना है, ईश्वरीय सम्राट। कृपया पहले अंदर आ जाइए, हम इस पर जल्द ही चर्चा कर सकते हैं। दिव्य सम्राट गोल्सन ने जल्दी से कहा, अगर मैं आपकी किसी भी तरह मदद कर सकता हूँ तो मैं हर संभव मदद करूंगा। डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ, कृपया अंदर आइए। निंग उसके पीछे अंदर गया। सू यूजी और वाइट थॉ पीछे से आए। फ्लेमविंग, अजूरफाइंड और हेगेमॉन गुडसॉन्ग पीछे पीछे आए। हेगेमॉन गुडसॉन्ग खास तौर पर खुश हुआ, जबकि फ्लेमविंग ने दिव्य सम्राट गोल्सन को उत्तेजक नजरों से देखा। कितना क्रूर, रक्तपिपासु आभामंडल है। शायद ये भी मेरी ही तरह शक्तिशाली है। यह वही महान कैओस प्रिमोडियल होना चाहिए। दिव्य सम्राट गोल्सन ने भी फ्लेमविंग की ओर देखा, लेकिन निंग को अपनी संपत्ति में और अंदर तक गर्मजोशी से ले जाना जारी रखा। उसने बहुत पहले ही अपने मातहतों को एक भोज तैयार करने का आदेश दे दिया था। गोल्सन पैलेस के मुख्य हॉल में भोज का आयोजन किया गया था, जहां कई नौकर चाकर उनकी सेवा के लिए तैयार खड़े थे। निंग और गोल्सन सबसे ऊंचे आसन पर कमल मुद्रा में बैठ गए। दैवीय सम्राट गोल्सन ने जानबूझकर अपनी मेज निंग की मेज से थोड़ी नीचे रखी। मैंने तुम्हारा शानदार नाम बहुत पहले सुना था, डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ। मैं हमेशा से तुम्हारा प्रशंसक रहा हूँ, लेकिन मैं फ्लेम ड्रैगन रीलमवर्स से बहुत दूर रहता हूँ। मुझे तुमसे मिलने न आ पाने का अफसोस था, लेकिन आज तुम मेरे गोल्सन पैलेस में आकर मुझे खुशी से अभिभूत कर दिया। दिव्य सम्राट गोल्सन मुस्कुराए। आओ आओ, पहले कुछ टोस्ट साझा करते हैं। मैं तुम्हारे मेरे महल में आने का जश्न मनाना चाहता हूँ। गोल्सन पैलेस की बाकी बड़ी ताकतों ने भी एक साथ अपने प्याले उठाए। निंग मुस्कुराया और अपना प्याला उठाकर वहीं गटक गया। बढ़िया वाइन, निंग तारीफ में बोले बिना नहीं रह सका। वाइन पीते हुए उसे ऐसा लगा जैसे आग का एक गोला उसके गले से होते हुए उसके पेट में जा रहा हो। जबरदस्त गर्मी ने उसके पूरे शरीर को इस हद तक भर दिया कि उसे लगा कि वह उसकी त्वचा से बाहर निकल आएगी। कुछ ही पल बाद एक ठंडक और ताजगी भरा एहसास उसके पेट से फैलकर उसके पूरे शरीर में फैल गया। गर्मी और ठंडक की इस बारी बारी की प्रक्रिया के कारण उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर ने अभी अभी किसी तरह का बपतिस्मा लिया हो, मानो उसका रूपांतरण और पुनर्निर्माण हो गया हो। ये गोल्सन पैलेस का एक विशेष उत्पाद है, ट्राइफ्लेम ज्वेल ब्रू। मेरे महल में इसका काफी भंडार जमा है। अगर आपको ये पसंद है, डाउलॉर्ड, तो आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं और भविष्य में भी इसका आनंद ले सकते हैं। दिव्य सम्राट गोल्सन ने हंसते हुए कहा। वह अच्छी तरह जानते थे कि डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ जैसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय उन्हें बेहद सावधान रहना होगा, जो अब साधक सभ्यताओं में शक्ति के शिखर पर था और जिसने अपने डाउमज को विफल कर दिया था। जरा सी भी असावधानी अपरिवर्तनीय परिणामों का कारण बन सकती थी। निंग मुस्कुराया और बोला, तो मैं कुछ स्वीकार करूंगा। दैवी सम्राट गोल्सन, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ परेशान करना है। कृपया बताओ, डाउलॉर्ड, दिव्य सम्राट गोल्सन ने जल्दी से कहा। पूरा कमरा खामोश हो गया और हेगेमॉन गुडसॉन्ग सबसे ध्यान से सुन रहा था। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे एक संग्रहण कंगन प्रकट हुआ। उसने उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस संपदा जगत के कुछ खजानों का उपयोग करके आपसे एक स्वर्ण सम्राट का रूप लेना चाहता हूँ। दिव्य शासक, निंग के पास अब तक काफी खजाने हो चुके थे। उसने जेडफायर क्षेत्र को पूरी तरह लूट लिया था और लोनेली किंग से उसके सारे खजाने छीन लिए थे। निंग ने वे खजाने छोड़ दिए थे जो उसे लगा कि तीनों लोगों के लिए बहुत उपयोगी होंगे। फिर उसने कुछ अन्य दुर्लभ सामग्रियां चुनी जो अभी उसके लिए सीमित उपयोग की थीं। लगभग 10 ऐसी सामग्रियां थीं जिनका कुल मूल्य मिलाकर लगभग स्वर्ण सम्राट के रूप के बराबर था। क्या यही है एक स्वर्ण सम्राट का रूप? डाउलॉर्ड, तुम्हारा मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना और इतना आदर दिखाना दर्शाता है कि तुम मेरा कितना सम्मान करते हो। मैं इतना कंजूस कैसे हो सकता हूँ कि तुमसे स्वर्ण सम्राट का रूप छिपा लूं? दिव्य सम्राट गोल्सन ने बोलते हुए अपना हाथ हिलाया, जिससे सिर के आकार का एक सुनहरा द्रव्य तुरंत बाहर निकल आया। ये सुनहरा द्रव्य एक पूर्ण गोले के आकार का था और निरंतर प्रवाहित प्रकाश की एक परत से ढका हुआ था। ये काफी रहस्यमय लग रहा था। जहाँ तक तुम्हारे खजानों की बात है, डाउलॉर्ड, मुझे उनकी जरूरत नहीं है।
दिव्य सम्राट गोल्सन ने जल्दी से कहा, ये स्वर्ण सम्राट रूप तुम्हें मेरी ओर से उपहार है। डाउ लॉर्ड, वह अपने अधीनस्थों को भी ये चीजें प्रदान कर सकता था। उसके लिए स्वर्ण सम्राट का रूप वास्तव में उतना मूल्यवान नहीं था। उसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिथे हथियारों की ज्यादा परवाह थी। उसे वास्तव में राहत महसूस हुई कि डाउ लॉर्ड डाकनॉर्थ ने सिर्फ स्वर्ण सम्राट का रूप मांगा था। इस क्षति का उसकी अपनी व्यक्तिगत शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निंग ने तरल पदार्थ से भरे सुनहरे गोले को स्वीकार करने के लिए अपना हाथ हिलाया, फिर मुस्कुराया। आगे बढ़ो और इसे ले लो। भंडारण कंगन दिव्य प्रभु गोल्सन के सामने मंडराता रहा। दिव्य सम्राट गोल्सन एक पल के लिए झिझके, फिर बोले, डाउ लॉर्ड डाकनॉर्थ, इस कंगन के अंदर छिपे खजाने को मुझे देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैंने कई सालों तक साधना की है और मेरे पास ढेरों खजाने हैं। कुछ और खजाने मुझे कोई फर्क नहीं डालेंगे। लेकिन डाउ लॉर्ड डाकनॉर्थ, क्या तुम मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हो? दाव को यूं ही दूसरों तक नहीं पहुंचाया जाना था। देविया प्रभु गोल्सन ने निंग से शाश्वत ओमेगा तलवार दाव को वास्तव में उसे प्रेषित करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस कुछ मार्गदर्शन मांगा था। निंग ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें 3 दिन का मार्गदर्शन दूंगा। एक विशाल दालान में दिव्य सम्राट गोल्सन ने पंखों का एक जोड़ा प्रकट किया और अपने दोनों हाथों में एक अर्ध पारदर्शी कृपाण थामे हुए थे। ये कृपाण सिकाडा के पंखों जितने पतले थे। निंग दूर खड़ा था, उसका सामना कर रहा था। उनके बीच हवा में तलवार की रोशनी की एक लकीर उभरी। ये तलवार की रोशनी तलवार के ताव के मूल सार की आभा के बाह्य प्रकटीकरण से उत्पन्न हुई थी। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, निंग अपनी किसी भी दिव्य शक्ति या अमर ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता था। स्विश स्विश स्विश, तलवार की रोशनी भूतिया स्वप्न सी नाच रही थी, मानो चांदनी अंधेरे में खेल रही हो। दिव्य सम्राट गोल्सन ने जबरदस्त क्रूरता और असाधारण रूप से प्रभावशाली अंदाज में युद्ध किया, लेकिन निंग की तलवारबाजी के सामने उसकी मुद्राएं अनगिनत खामियों से भर गईं। हर बार निंग उसके हमलों को आसानी से नाकाम कर देता था। फुश, तलवार की रोशनी दिव्य सम्राट गोल्सन के माथे के ठीक सामने रुक गई, जिससे उसे अजीब तरह से अपने हमले रोकने पड़े। मैं फिर हार गया। दिव्य सम्राट गोल्सन ने सिर हिलाया और आह भरी। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी कृपाण कला प्रभावशाली है। हेगेमॉन बनने के बाद मुझे इतनी बड़ी हार कभी नहीं झेलनी पड़ी। तकनीक की लड़ाई में तो वह पूरी तरह से परास्त हो चुका था। ऑटोक भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऑटोक उसे मार्गदर्शन देने की जहमत नहीं उठाते थे। आमतौर पर वे सिर्फ उन्हीं लोगों को थोड़ा बहुत मार्गदर्शन देते थे जिन्हें वे पसंद करते थे और जिन्होंने बेहतरीन काम किया हो। अब तक अनगिनत हेगेमॉन्स ऐसे थे जो अद्वितीय डाउ लॉर्ड से थोड़ा मार्गदर्शन पाने की गहरी इच्छा रखते थे, जिन्होंने अनंत ओमेगा तलवार दाव में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन इसके लिए भाग्य और कर्म की आवश्यकता थी। दिव्य सम्राट गोल्सन ने किसी भी खजाने को निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया था और इसके बजाय निंग से मार्गदर्शन मांगा था। पिछले 3 दिन मेरे लिए एकाकी प्रशिक्षण के पिछले 1 करोड़ अराजकता चक्रों से कहीं ज्यादा मददगार रहे हैं। अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरी कृपाण कलाएं वास्तव में कई मायनों में त्रुटिपूर्ण हैं। दिव्य सम्राट गोल्सन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद डाउ लॉर्ड डाकनॉर्थ। निंग ने कहा, चूंकि 3 दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए मेरे जाने का समय हो गया है। निंग के साथ 3 दिन बिताने के बाद दिव्य सम्राट गोल्सन को अब पहले जैसा डर नहीं रहा। अब उसे लग रहा था कि निंग काफी सहज हो गया है। उसने गर्मजोशी से कहा, डाउ लॉर्ड डाकनॉर्थ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या तुम दूर फ्लेम ड्रैगन लोक से नुवा की तलाश में यहाँ आए हो? हाँ, निंग ने इनकार नहीं किया। नुवा की उसकी खोज की बात बहुत पहले ही अनगिनत जगहों पर फैल चुकी थी। यदि आप नुवा को ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। दिव्य संप्रभु गोल्सन ने हंसते हुए कहा, तुम मदद कर सकते हो? निंग आश्चर्यचकित था। डाउ लॉर्ड डाकनॉर्थ, आपको शायद पता होगा कि नुवा इस समय अपने स्वामी पैट्रियार्क ट्रीविंड और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ ब्लेसन क्षेत्र की यात्रा पर हैं। दिव्य संप्रभु गोल्सन ने कहा, लेकिन आपको शायद यह नहीं पता होगा कि नुवा पैट्रियार्क ट्रीविंड और अन्य लोग इस समय ब्लेसन क्षेत्र के होवू शहर में हैं। ये सुनकर निंग की आंखें चमक उठीं। होवू शहर, ब्लेसन डोमेन बहुत बड़ा था। इसमें नुवा को ढूंढना वाकई मुश्किल होगा। वह पहले नुवा और पैट्रियार्क ट्रीविंड के अवतारों को ढूंढने और फिर उन्हें व्यक्तिगत रूप से ढूंढने की योजना बना रहा था। हाँ, ब्लेसन डोमेन के आसपास के इलाके में मेरी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा है। दिव्य सम्राट गोल्सन ने हंसते हुए कहा, मुझे इस इलाके की खबरों से पूरी तरह वाकिफ रखा जाता है और मैं लॉर्ड होवू का अच्छा दोस्त हूँ। मुझे बस लॉर्ड होवू को संदेश भेजना है और उनसे कहना है कि वे पैट्रियार्क ट्रीविंड और नुवा को सूचित करें और उन्हें होवू शहर में आपका इंतजार करने के लिए कहें। इस तरह आप उनसे वहीं मिल सकते हैं और अपनी परेशानी से बच सकते हैं। पुस्तक 39 अध्याय 12 ब्लेसन डोमेन। वे इस समय होवू शहर में हैं। जी निंग खुश हुई। इससे चीजें वाकई बहुत आसान हो जाएंगी। मुझे ये जानकारी अभी कुछ देर पहले ही मिली है। आमतौर पर साधक होवू शहर पहुंचने के बाद वहां काफी समय तक आराम करते हैं। मुझे एक बार फिर भगवान होवू से संपर्क करने दीजिए। दिव्य सम्राट गोल्सन ने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके अपने एक अधीनस्थ से संपर्क किया। मुझे तुरंत भगवान होवू से संपर्क करने में मदद करें और पूछें कि क्या नुवा और कुलपति ट्रीविंड अभी भी होवू शहर में हैं। अगर वे वहां हैं तो मैं भगवान होवू से अनुरोध करूंगा कि उन्हें यहीं रखें। उन्हें बताएं कि डाउ लॉर्ड डाकनॉर्थ लगभग 20 लाख वर्षों में आएंगे और नुवा से मिलना चाहते हैं। हाँ, दिव्य सम्राट, उसके इस हेगेमॉन सेवक का दूर के शहर होवू में एक प्राइमल ट्विन था।
होवू शहर ब्लेसन डोमेन के भीतर। होवू शहर एक विशाल उड़ता हुआ शहर था जिसमें कई जागीरें बिखरी हुई थीं। यहाँ बहुत कम साधक आते थे, सामान्यतः केवल शाश्वत सम्राट ही यहाँ आने का साहस कर पाते थे। हा हा, जोरदार हंसी गूंजी। उसके बाद हरे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग और 2 अनुचर एक एस्टेट के ऊपर आसमान में उड़ गए। भाई ट्रीविंड, भाई जेड रेनबो, हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने जोर से पुकारा। उसकी आवाज से पूरी हवेली हिल गई। जल्द ही कुल 5 आकृतियां हवेली के भीतर से उड़ती हुई बाहर आईं, जिनमें पैट्रियार्क ट्रीविंड, इम्परेटर जेड रेनबो और नुवा शामिल थे। लॉर्ड गवर्नर, आप हमारे निवास पर क्यों आए हैं? अगर आपको हमसे कुछ चाहिए होता तो बस हमें खबर भेज देते। पैट्रियार्क ट्रीविंड और बाकी सभी लोग बहुत विनम्र थे और वे जल्दी से अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने नुवा की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, आखिरकार मैं जरूरी काम से आया हूँ। यह नुवा ही होगी। नुवा ने कहा, नुवा आपको नमस्कार करता है लॉर्ड गवर्नर। प्रभावशाली, सचमुच प्रभावशाली। आप सिर्फ 100 अराजकता चक्रों में ही दांवमच पूरा कर पाए और हेजेमनी तक पहुंच पाए। हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने प्रशंसा की। कोई आश्चर्य नहीं कि दाव लॉर्ड डाकनॉर्थ आपको ढूंढने आया है। आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैंने प्रशिक्षण के दौरान अस्थायी त्वरण के खजानों का इस्तेमाल किया। साधना में बिताया गया मेरा वास्तविक समय 100 अराजकता चक्रों से कहीं ज्यादा था। नुवा ने मुस्कुराते हुए कहा। हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा, मैं डाव लॉर्ड डाकनॉर्थ को आपके लिए संदेश भेजने में मदद करने आया हूँ। डाव लॉर्ड डाकनॉर्थ को संदेश भेजने में मदद करें। नुवा, पैट्रियार्क ट्रीविंड और इम्परेटर जेड रेनबो सभी दंग रह गए। डाव लॉर्ड डाकनॉर्थ ने दिव्य सम्राट गोल्डसन के जरिए मुझे संदेश भेजा है। उन्हें उम्मीद है कि तुम होवू शहर में ही रहोगी, क्योंकि वह जल्द ही आ रहे हैं। डाव लॉर्ड डाकनॉर्थ 20 लाख साल बाद खुद होवू शहर में तुमसे मिलने आएंगे। नुवा। हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने नुवा की तरफ देखा और मुस्कुराए। नुवा, बधाई हो। अनगिनत हेजमन और सम्राट डाव लॉर्ड डाकनॉर्थ से मिलने की बेताबी से चाहत रखते हैं, लेकिन कभी नहीं मिल पाते। लेकिन तुम्हारे लिए डाव लॉर्ड डाकनॉर्थ अविश्वसनीय रूप से दूर फ्लेम ड्रैगन रियल्म से यहाँ तक उड़कर आए हैं। ऐसा लगता है कि वह तुम्हें बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। हा, नुवा, मैं भी तुमसे ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। अगर मुझे भविष्य में तुम्हारी मदद मांगनी पड़ी तो मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मना नहीं करोगी। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। नुवा थोड़ा उलझन में था। मुझे ये स्वीकार करने में शर्म आ रही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि डाव लॉर्ड डाकनॉर्थ और मैं एक दूसरे को जानते हैं। हा, अगर तुम एक दूसरे को जानते ही नहीं तो वह तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर क्यों जाएगा? मुझे लगता है कि जब वह आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वह कौन है। हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आगे कहा, ठीक है, मैंने उसका संदेश पहले ही पहुंचा दिया है। बस यहीं होवू शहर में उसका इंतजार करो। तुम्हें बस कुछ करोड़ साल रुकने की जरूरत है और कृपया मेरे लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ। चूंकि डाव लॉर्ड डाकनॉर्थ ने मुझे तुम्हें यहीं रखने के लिए कहा है, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चिंता मत करो, हम होवू शहर में डाव लॉर्ड डाकनॉर्थ का इंतजार करेंगे। सम्राट जेड रेनबो ने तुरंत कहा। अच्छा। लॉर्ड होवू मुस्कुराए और सिर हिलाया। तो मैं चलता हूँ। पैट्रियार्क ट्रीविंड, इम्परेटर जेड रेनबो और नुवा सभी लॉर्ड होवू को जाते हुए देख रहे थे। लगता है हमें कुछ समय के लिए यहीं रहना होगा, पैट्रियार्क ट्रीविंड ने हंसते हुए कहा। अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो लॉर्ड होवू शायद हमें जबरदस्ती यहाँ फंसा देंगे। सम्राट जेड रेनबो ने ठंडी मुस्कान दी। लॉर्ड होवू हमेशा से ही घमंडी और दबंग रहे हैं। उन्होंने सिर्फ डाव लॉर्ड डाकनॉर्थ की खातिर हमसे शिष्टाचार से बात की थी। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे डाव लॉर्ड डाकनॉर्थ का संदेश देने से इनकार कर दें। हम किसी भी तरह कुछ समय के लिए होवू शहर में छिपने की योजना बना रहे थे। पैट्रियार्क ट्रीविंड ने कहा, चलो इस अवसर का उपयोग महान डाव लॉर्ड डाकनॉर्थ से मिलने के लिए करते हैं। नुवा, जब ऐसा होगा तो मुझे शायद तुमसे मेरी ओर से कुछ शब्द कहने के लिए कहना पड़ेगा। नुवा ने आत्महीनता से कहा, मुझे अभी भी कोई सुराग नहीं है कि यह डाव लॉर्ड डाकनॉर्थ वास्तव में कौन है। अधीर मत हो, मात्र 2 करोड़ साल ऐसे बीत जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, सम्राट जेड रेनबो ने कहा। समय बीतता गया। निम की टीम गोल्डसन पैलेस से निकलकर अनंत महाअंधकार में आगे बढ़ने लगी। कुल मिलाकर 20 लाख से ज्यादा वर्षों के बाद वे अंततः ब्लेसन क्षेत्र पहुंच गए। फुफ, इस पूरे क्षेत्र में अनंत लपटें और धधकती चट्टानें उड़ रही थीं। उनके सामने एक अविश्वसनीय रूप से विशाल और चकाचौंध भरा ब्रह्मांड था जो ग्रहों और तारों से भरा हुआ था और सभी आग के विशाल गोले जैसे लग रहे थे। 8 क्षेत्र। हेगेमोन गुत्सोंग लाल वस्त्र पहने हुए था और उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था। वह मुस्कुराया और तुरंत उस स्थान का परिचय देना शुरू किया। विशाल अराजकता ब्रह्मांड में कई पवित्र स्थान हैं जो कुछ प्रकार की ऊर्जाओं के अभिसरण से निर्मित होते हैं। ये स्थान अराजकता ब्रह्मांड के सारतत्व के सबसे निकट का क्षेत्र है और यह 8 अविश्वसनीय रूप से अद्भुत क्षेत्रों में विभाजित है। ब्लेसन क्षेत्र असंख्य ज्वालाओं की शक्ति से भरा हुआ है। निंग ने सिर हिलाया, जबकि पास में मौजूद एजोरफियंट ने कहा, जिस आइसविंड सी का हम पहले दौरा कर चुके हैं, वह एक ऐसी जगह थी जो बर्फ जैसी ऊर्जा के संगम से बनी थी, जिसका आकार लगभग एक भूभाग के बराबर था। हालांकि ब्लेसन डोमेन आइसविंड सी से आकार और विस्तार में अथाह विशाल है। यह 8 डोमेन में से एक है, पवित्र भूमियों में सबसे श्रेष्ठ, और इसका आकार एक लोक ब्रह्मांड के आधे से भी ज्यादा के बराबर है।
आइसविंड सागर एक साधारण पवित्र भूमि थी, जबकि 8 डोमेन पूरे कैओस्वर्स की सबसे सर्वोच्च पवित्र भूमियां थीं। यहाँ सभी प्रकार के अनोखे जीव एकत्रित थे, जिनमें सोर्सवॉकर, कभी कभार कैओस प्राइमोडियल्स और भी बहुत कुछ शामिल थे। दाओ लॉर्ड हेगेमोन गुडसोंग ने गर्मजोशी से कहा, होवु शहर तक पहुंचने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता काफी सुरक्षित है, इसमें हमें कई खतरनाक जगहों से बचना होगा और वहां पहुंचने में हमें करोड़ों साल लगेंगे। दूसरा तरीका है कि हम सीधे आगे बढ़ जाएं। ऐसा करने में हमें काफी खतरा हो सकता है, लेकिन हमें बस 5 लाख साल या उसके आसपास ही लगेंगे। निंग ने कहा, हम सीधे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हेगेमन गुडसोंग ने जल्दी से आगे कहा, सीधे आगे बढ़ने पर हमें कुछ खतरा हो सकता है, लेकिन मैं खुद ही किसी भी खतरे का समाधान कर लूंगा। अगर हमें कोई बहुत गंभीर समस्या आती है तो हम फ्लेमिंग गॉड से भी हस्तक्षेप करवा सकते हैं। दाओ लॉर्ड, तुम्हें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। गुडसोंग अब एक स्वर्ण सम्राट था, उसके और फ्लेमिंग गॉड के बीच ज्यादातर खतरों का आसानी से समाधान हो सकता था। फुसफुसाहट। रियल शिप सीधे ब्लेसन डोमेन में उड़ गई और होवु शहर की ओर अधिकतम गति से बढ़ गई। ब्लेसन डोमेन एक ऐसा स्थान था जहां अविश्वसनीय रूप से विशाल मात्रा में ज्वलनशील ऊर्जा एकत्रित होती थी। इसके विशाल आकार ने इसे अत्यधिक स्थिरता प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप यह अपने आप में एक विश्व बन गया। यह अग्नि से भरा हुआ था, लेकिन वहां पृथ्वी, जल, पत्थर और भी बहुत कुछ था। अंतरिक्ष के कई खाली हिस्से थे जहां तापमान सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक था, लेकिन दिव्य, अमर और स्वर्ग के देवता फिर भी जीवित रह सकते थे। कोई क्षेत्र जितना अधिक स्थिर होगा, वह जीवन के लिए उतना ही अधिक अनुकूल होगा। लेकिन जाहिर है, ब्लेसन डोमेन में कुछ बेहद खतरनाक जगहें भी थीं, जो आइसविंड सागर से कहीं ज्यादा खतरनाक थीं। आइसविंड सागर में तो बस 2 सोर्सवॉकर थे, ब्लेसन डोमेन में तो कहीं ज्यादा। हालांकि वे पूरे डोमेन में बिखरे हुए थे, जिससे उनसे टकराने की संभावना बहुत कम थी। फुफ। अंतरिक्ष के शून्य में एक गहरे लाल रंग की नदी बहती हुई दिखाई दे रही थी, जो अनंत तक फैली हुई थी। ये गहरे लाल रंग की नदी लाखों किलोमीटर लंबी रही होगी और इससे अनंत ऊष्मा का आभास निकल रहा था। बीच बीच में कुछ सर्प जैसे जीव नदी में तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। ग्वार। एक लंबे काले सांप ने अपना सिर और आधा विशाल शरीर नदी की सतह से ऊपर उठाया और अपनी जलती हुई निगाहें नींद के राज्य पर गड़ा दी, जो तेज रफ्तार से उस क्षेत्र से गुजर रहा था। उसकी आंखें द्वेष से भरी थीं और उसने अपना सर्पाकार सिर ऊंचा करके धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाई। दहाड़ से सचमुच एक शक्तिशाली लहर पैदा हुई, जिससे उसके आसपास का स्थान मुड़ गया और विकृत हो गया। तुरंत ही और भी विशालकाय काली ज्वाला वाले सांपों ने अपने सिर ऊपर उठा लिए। क्या साधक सचमुच यहाँ अतिक्रमण कर रहे थे? वे मौत को दावत दे रहे थे। यहाँ का वातावरण सामान्य जीवन के लिए बेहद प्रतिकूल था। यहाँ स्पेस टाइम से गुजरने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए निंग के समूह को इस क्षेत्र से उड़ान भरनी पड़ी। अगर वे इससे बचना चाहते थे तो उन्हें लाखों सालों तक चलने वाला एक चक्कर लगाना पड़ता। ब्लैक फ्लेम नदी में दर्जनों विशालकाय ब्लैक फ्लेम सर्प रहते हैं। ये सभी कैओस्वर्स के सार से उत्पन्न अनोखे जीव हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही अदरवर्ल्ड लॉर्ड के स्तर की शक्ति तक पहुंच पाए हैं। बाकी ज्यादातर हेगेमॉन हैं, उनसे कोई खास खतरा नहीं है। हेगेमॉन गुडसोंग ने तुरंत समझाया। एक बार फ्लेमविंग प्रकट हो जाए तो वे इतने डर जाएंगे कि हिलने की हिम्मत नहीं करेंगे। हम, निंग ने कहा, फ्लेमविंग गुडसोंग के साथ जाओ और इन छोटे काले सांपों को अच्छी तरह डरा दो। हे, सच में ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। फ्लेमविंग तुरंत उस क्षेत्र से बाहर उड़ गया और अपने असली रूप में आते ही एक उत्तेजित चीख निकाली। आग की लपटों में नहाते हुए फ्लेमविंग भगवान ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और तुरंत पास के ब्लैक फ्लेम सर्प की ओर झपटा। जाहिर है, फ्लेमविंग को ब्लेसन क्षेत्र के ज्वलंत वातावरण में रहना अच्छा लग रहा था। यहाँ आकर वह उत्तेजित हो गया और परिणामस्वरूप वह इतनी अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा कि विशाल ब्लैक फ्लेम सर्प भयभीत हो गया। उसकी दुष्ट आभा गायब हो गई और वह तुरंत भागने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वह कैसे बच सकता था? पुस्तक 39 अध्याय 13 वे अंततः मिलते हैं। क्रंच। ज्वाला पंख देवता का विशाल मुंह काले ज्वाला सर्प पर टूट पड़ा। जैसे ही ज्वाला पंख ने चबाना शुरू किया, काले ज्वाला सर्प का तड़पता शरीर अचानक आग की लपटों से भर गया। जल्द ही वह जलकर राख हो गया। इस दृश्य ने जलती हुई नदी में मौजूद अन्य काले सर्पों को पूरी तरह भयभीत कर दिया। कैओस प्रिमोडियल, जल्दी करो और हमारे इलाके से निकल जाओ। एक असाधारण रूप से विशाल ब्लैक फ्लेम सर्प ने उग्रता से दहाड़ लगाई, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। वह जानता था कि फ्लेमिंग के खिलाफ लड़ाई में शायद उसकी जाति के केवल वही सदस्य बचेंगे जो बचेंगे, वह और उसके बाकी 2 नेता। बाकी लोग कैओस प्रिमोडियल से लड़ने में पूरी तरह असमर्थ थे। अगर कोई वास्तविक लड़ाई छिड़ जाती तो वे बस अपनी जान गंवा देते। फ्लेमिंग ने जोर से और आत्मसंतुष्ट गुर्राहट की। शानदार। अगर मैं अकेले ऊपर जाने की कोशिश करता तो मैं निश्चित रूप से उनसे घिर जाता। हेगेमोन गुडसोंग ने ईर्ष्या से कहा। फ्लेमिंग का शरीर लगभग अविनाशी था और उसकी गति अविश्वसनीय थी। उसे घेरना बेकार था। ज्यादातर संभावना यही थी कि केवल सीधे एकसठ ही उसे प्रभावी ढंग से घेर और धमका सकते थे। चलो चलें,
ये देखकर निंग को पता चल गया कि काली ज्वाला वाले सांप अब उनका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। हेगेमोन गुडसोंग और फ्लेमविंग गॉड ने उनके लिए रास्ता साफ कर दिया था, जिससे उनकी यात्रा सरल और बिना किसी घटना के हुई। निंग को एक बार भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका सामना कई अनोखे और विचित्र प्रकार के जीवन रूपों से हुआ, जो सभी कैओसवर्स के सारतत्व से उत्पन्न हुए थे। प्रमुख सारतत्वों से उत्पन्न सबसे शक्तिशाली जीव कैओस प्रिमोडियल्स और सोर्स वॉकर्स थे, लेकिन दोनों ही अत्यंत दुर्लभ थे। कैओस प्रिमोडियल्स अपार शक्ति के साथ पैदा हुए थे, जबकि सोर्स वॉकर्स थोड़े कमजोर थे, लेकिन उनमें अद्भुत अंतर्दृष्टि थी और इसलिए उनके विकास की अधिक संभावना थी। प्राइम एसेंस से जन्मे अन्य जीवों को कैओस प्राइमोडियल्स की तुलना में बहुत कम शक्ति और सोर्स वॉकर्स की तुलना में बहुत कम अंतर्दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी संख्या कहीं अधिक थी, लेकिन कुल मिलाकर सोर्स वॉकर्स प्राइम एसेंस से जन्मे सबसे शक्तिशाली जीव बने रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सबसे शक्तिशाली सोर्स वॉकर्स वास्तव में शक्ति के मामले में से थे एक्सल्ट के बराबर थे। उदाहरण के लिए ब्लेसन डोमेन में एक सर्वोच्च सोर्स वॉकर था जिसकी शक्ति से थे एक्सल्ट के बराबर थी, लेकिन निश्चित रूप से पूरे डोमेन में वही अकेला था जो शक्ति के इस स्तर तक पहुंच गया था। पलक झपकते ही 520,000 वर्ष बीत गए। मास्टर, होवु शहर आगे है, इंचोरफिएंट ने क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए पुकारा। होवु शहर? निंग ने दूर से उसे घूरा। यह अनगिनत रहस्यमयी रूनों से ढका एक शहर था जो अंतरिक्ष के शून्य में तैर रहा था। ये संरचनाओं से लहरा रहा था और इसके चारों ओर अनगिनत उड़ते हुए महाद्वीप भी थे। डाउल और डाकनॉर्थ, हेगेमोन गुडसोंग ने जल्दी से कहा, हम साधकों के पास पूरे ब्लेसन क्षेत्र में सिर्फ यही एक शहर है। यही वह जगह है जहां हम इस क्षेत्र में साहसिक यात्रा करते हुए छिप सकते हैं और आराम कर सकते हैं। ये पूरा शहर वास्तव में एक शक्तिशाली सिथे युद्ध किला है और यह किसी भी खतरे से आसानी से बचाव करने में सक्षम है, बशर्ते ब्लेसन क्षेत्र का शासक आकर हमला न करे। ब्लेसन क्षेत्र का शासक? सु यूजी खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, वह कौन है? यूजी, निंग मुस्कुराते हुए समझाते हुए बोला, ब्लेसन क्षेत्र का शासक शब्द ब्लेसन क्षेत्र में स्थित सबसे भयानक सोर्स वॉकर को दर्शाता है। किंवदंतियों के अनुसार वह सिथे एक्सल्ट जितना शक्तिशाली है। उसकी अपार शक्ति के कारण ही उसे ब्लेसन क्षेत्र का शासक की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। हालांकि अंततः वह एक सोर्स वॉकर ही रहेगा, वह साधक सभ्यताओं के मामलों में शामिल नहीं होगा। ठीक है, जब तक तुम ब्लेसन शासक को नाराज नहीं करोगे वह हमारे लिए भी कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा, हेगेमन गुडसोंग ने कहा। आखिरकार हमारे साथ अजेय और टॉक हैं। नतीजतन सर्वोच्च सोर्स वॉकर्स ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं करते। अगर वह इतना पागल हो भी जाए कि होवु शहर पर हमला कर दे तो भी शहर कुछ समय तक टिके रहना चाहिए। हालांकि इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर्याप्त समय मिलने पर ज्यादातर साधक भागने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही वे बात कर रहे थे वह क्षेत्र तेज गति से उड़ते हुए शहर की ओर बढ़ता रहा। रुको, एक जोरदार आवाज गूंजी। शहर के प्रवेश द्वार पर एक गोलेम गार्ड तैनात था। जल्दी करो और खबर भेजो, हेगेमोन गुडसोंग ने चिल्लाकर कहा। वह डाउल और डाकनॉर्थ आ गया है। डाउल और डाकनॉर्थ? गोलेम गार्ड चौंक गया। मैं अभी मास्टर को खबर भेजूंगा। पूरा होवु शहर कोहराम मचा हुआ था। ये खबर साधकों के बीच तेजी से फैल गई और कुछ ही सेकंड बाद यहाँ के ज्यादातर साधकों को ये खबर पता चल गई कि डाउल और डाकनॉर्थ शहर में आ गया है। हेगेमोन और अनंत सम्राट, साथ ही कुछ निडर संसार डाउलॉर्ड जिन्होंने ब्लेसन क्षेत्र में साहसिक कार्य करने का फैसला किया था, सभी ये देखने के लिए दौड़ पड़े कि पौराणिक डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ कैसा दिखता है। डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ आ गया है। कहाँ है वह? वहाँ देखो। डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ शहर के ऊपर वाले क्षेत्र में उड़ रहा है। हर तरफ से और भी ज्यादा साधक बाहर आ रहे थे और वे सब शहर के सामने मुख्य द्वार को घूरने लगे। जल्दी जल्दी, भाई ट्रीविंड, भाई जेड रेनबो, नुवा, तुम सब जल्दी से यहाँ आओ और मेरे साथ डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ से मिलने चलो। लॉर्ड होवु उन सब में सबसे अधीर थे। पैट्रियार्क ट्रीविंड और नुवा चुपचाप ध्यान कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी नींद खुल गई और वे जल्दी से दौड़कर आए। जल्दी जाओ और उनका स्वागत करो। डाउल और डाकनॉर्थ आ गया है। पैट्रियार्क ट्रीविंड, इम्परेटर जेड रेनबो और नुवा सभी तुरंत घबरा गए और नुवा उनमें से सबसे ज्यादा घबराई हुई थी। डाउल और डाकनॉर्थ उससे मिलने के लिए दूर फ्लेमड्रैगन रियल्म से इतनी दूर यहाँ तक आया था। हरे वस्त्रधारी भगवान होवु सबसे पहले आकाश में उड़े, उनके साथ पैट्रियार्क ट्रीविंड, इम्परेटर जेड रेनबो, नुवा और अन्य सभी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। द्वारों के आसपास खड़े सभी साधक उनके आगे आगे निकल गए और उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लॉर्ड होवु प्रतिनिधिमंडल के मुखिया थे। उनके पीछे पैट्रियार्क ट्रीविंड और नुवा थे और सबसे पीछे अन्य हेगेमोन और सम्राट थे। वे एक भव्य जुलूस के साथ शहर के द्वारों से बाहर निकले। होवु शहर एक युद्ध किले की तरह अवरोधक मंत्रों से ढका हुआ था। आमतौर पर अवरोधक सीलबंद रहते थे ताकि लोग आसानी से बाहर न निकल सकें। शहर के ऊपर वह राज्य मंडरा रहा था। मैं होवु शहर का गवर्नर हूँ और मैं डाउल और डाकनॉर्थ का आदरपूर्वक स्वागत करता हूँ। हरे वस्त्रधारी लॉर्ड होवु ने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उनकी ताओवादी उपाधि होवु थी और इसीलिए उन्होंने इस युद्ध किले का नाम अपने नाम पर रखा था।
हम सम्मानपूर्वक डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ का स्वागत करते हैं। आसपास के स्वर्ण सम्राट, अन्य लोकों के स्वामी, हिगेमन्स, शाश्वत सम्राट और संसार डाउलॉर्ड्स सभी ने भी सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। महान डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ का सामना करते हुए ये प्रमुख शक्तियां उतनी ही घबराई हुई थीं जितनी निंग खुद घबराया हुआ था जब वह पहली बार ऑटोक टाइटेनोस से मिला था। शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। यहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी निंग की तलवार के एक ही वार से मारा जा सकता था। उनमें से कोई भी उसके प्रति जरा सी भी असभ्यता दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता था। ये डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ कौन है? नुवा लॉर्ड होवू के पीछे खड़ी थी। वह आकाश की ओर देख रही थी। उसका हृदय जिज्ञासा से भर गया था। औपचारिकता पर अड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। शक्ति की एक लहर उठी जिसने नुवा की बाहों पर दबाव डाला और उसे झुकने से रोक दिया। दूसरों का निंग को इतना सम्मान देना एक बात थी, लेकिन नुवा अलग था। निंग के मन में माता नुवा के प्रति अपार सम्मान था। शायद अब वह उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, लेकिन कुलगुरु सुभूति उसके स्वामी थे। माता नुवा ने अतीत में कुलगुरु सुभूति पर बहुत कृपा की थी और वास्तव में पूरे त्रिलोक के लिए महान कार्य किए थे। वह नुवा को अपने सामने झुकने कैसे दे सकता था? यह आभा। नुवा मन ही मन चौंक गया। दरअसल सभी साधक स्तब्ध थे। उसकी आभा का इतना शक्तिशाली होना ही इस बात का संकेत था कि डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा था। स्वॉश स्वॉश स्वॉश। 3 और आकृतियां उस क्षेत्र से उड़कर बाहर आईं। पहली थी गोल मटोल फ्लेमविंग, दूसरी थी लाल वस्त्रधारी हिगेमॉन गुडसोंग और तीसरी थी हिगेमॉन एजियोरफिएंड। बाहर उड़कर वे सफेद वस्त्रधारी उस युवक के थोड़ा पीछे खड़े हो गए जिसकी पीठ पर काला म्यान था। इसके अलावा निंग के दोनों ओर साधारण हृष्टपुष्ट रक्षक व्हाइट थॉ और बेहद खूबसूरत सुयूजी भी थे। ये श्वेत वस्त्रधारी युवक अपने पूरे दल के साथ प्रकट हुआ था। उसका आभामंडल उतना शक्तिशाली नहीं था और उसकी सच्ची आत्मा धीरे धीरे खंडित और लुप्त होती जा रही थी। अगर वह एक साधारण डाउलॉर्ड होता जिसने अपने डाउमैच को विफल कर दिया होता तो ये महाशक्तियां उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, लेकिन वह ऐसा नहीं था। इस श्वेत वस्त्रधारी युवक ने उन सभी को उनके बीच शक्ति के भारी अंतर के कारण घबराहट और सांस फूलने का एहसास कराया। प्रभु होवू, परेशानी के लिए क्षमा करें। निंग आगे बढ़ा, जमीन पर उतरा और मुस्कुराया। यह एक संदेश देने से ज्यादा कुछ नहीं था। आपकी सेवा कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात थी। डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ, लॉर्ड होवू हंसे। उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने जल्दी से पास खड़े नुवा की ओर देखा। डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ, यह नुवा है। निंग की नजर भी नुवा की ओर गई। सच तो ये है कि उसे पहले से ही पक्का पता था कि वही वो इंसान है जिसकी उसे तलाश थी, क्योंकि उनके बीच के कर्म संबंधों को झूठा साबित करने का कोई तरीका नहीं था। जब उसने उसे अभी अभी देखा तो उसे पूरा यकीन हो गया, क्योंकि वह उसके रूप रंग से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने अपनी पूरी जवानी नुवा की तस्वीर बनाने में बिताई थी, जो नुवा का ही एक चित्रण था। वह उससे अनजान कैसे हो सकता था? उनके सामने खड़ी महिला 3 लोगों की प्रसिद्ध माता नुवा थी। निंग नुवा को घूर रही थी और वह भी उसे घूर रही थी। उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। उसे एक अस्पष्ट सा एहसास हो रहा था कि उनके बीच जरूर कोई न कोई रिश्ता जरूर होगा, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वह पहले कभी इस डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ से मिली थी। डाकनॉर्थ तुम्हारा स्वागत करता है, नुवा। निंग मुस्कुराया। नुवा चौंक गई। महान डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ ने उससे इतनी विनम्रता से बात की थी जिससे वह अचंभित रह गई थी। निंग हंसा और जैसे ही उसने ऐसा किया, नुवा के मन में अचानक एक आवाज गूंजी। पंगु ने स्वर्ग और पृथ्वी की स्थापना की, जबकि नुवा ने स्वर्ग की मरम्मत की। पुस्तक 39, अध्याय 14, दाव का संचार। नुवा एकदम से कांप उठी। उसने अपने सामने खड़े सफेद वस्त्र पहने युवक को अविश्वास से देखा। हाँ, नुवा के दिल में भावनाओं की लहरें दौड़ गईं। उसे तुरंत समझ आ गया कि डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ उसके अतीत के बारे में जानता है। या तो वह 3 लोगों से आया था या फिर उसके इतिहास के बारे में। संक्षेप में, डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ निश्चित रूप से जानता था कि 3 लोग कहाँ स्थित हैं। नुवा कई सालों से 3 लोगों में लौटने की तलाश में थी, लेकिन उसे अभी भी पता नहीं था कि वह कहाँ स्थित है। 3 लोग किस लोक में थे, उसे कुछ पता नहीं था। उसने खोजबीन में काफी समय बिताया, लेकिन ब्लू स्काई डोमेन फ्लेम ड्रैगन लोक से बहुत दूर था। लोकशिप के जरिए भी एक यात्रा में अरबों साल लग जाते, यहाँ तक कि अदरवर्ल्ड के लॉर्ड्स और दूसरी बड़ी ताकतें भी इतनी लंबी दूरी तक शायद ही पहुंच पाती। आखिरकार ऐसी यात्रा में कई खतरे होते और वे आसानी से खो सकते थे या मर भी सकते थे। जब तक कोई बेहद जरूरी वजह न हो, बहुत कम लोग इतनी लंबी दूरी तय करने का साहस करते। हाँ, लगता है हमारे सामने ये नुवा ही वो शख्स है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ। लॉर्ड होवू ने तुरंत हंसते हुए कहा। इतनी दूरियों के बाद आखिरकार मिल पाना वाकई बहुत खुशी की बात है। शहर के बाहर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ, तुम्हारे स्वागत के लिए मैंने पहले से ही एक साधारण भोज की तैयारी कर रखी है। उम्मीद है तुम मुझे थोड़ा सा सम्मान दोगे और थोड़ी देर बैठोगे। निंग ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। चूंकि उसे नुवा मिल गई थी, इसलिए उसे गेट के ठीक सामने उससे बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं थी। नुवा ने निंग को घूर कर देखा। उसका दिल उत्साह और भ्रम दोनों से भर गया। हम बाद में लंबी बातें कर सकते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ कहना है और मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है, निंग ने कहा। शिष्य, चलो पहले डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ को शहर में बुलाते हैं। बाद में उनसे बातचीत करने के लिए बहुत समय होगा। पैट्रियार्क ट्रीविंड और इम्परेटर जेड रेनबो दोनों ने भी बहुत मित्रता से व्यवहार किया। समझ गई।
नुवा खुद को धैर्य रखने में सक्षम थी। लॉर्ड होवू के नेतृत्व में और कई प्रमुख शक्तियों से घिरे हुए निंग ने होवू शहर में प्रवेश किया और लॉर्ड गवर्नर की संपत्ति की ओर कूच किया। महल में उनके लिए पहले से ही एक भोज की तैयारी थी और दासियां जल्दी से इकट्ठा होकर डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के स्वागत के लिए तैयार हो गईं। कृपया अंदर आइए, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। लॉर्ड होवू ने तुरंत निंग को सबसे ऊंची सीट पर ले गए। निंग ने मना नहीं किया, बल्कि उठकर पद्मासन में बैठ गया। वह मुस्कुराया, सज्जनों, कृपया बैठ जाइए। नुवा, तुम यहाँ बैठ सकते हो, लॉर्ड होवू ने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा और नुवा को निंग के बाईं ओर वाली पहली सीट पर बिठा दिया। लॉर्ड होवू खुद निंग के दाईं ओर वाली पहली सीट पर बैठे। ये याद रखना जरूरी है कि कई अदरवाइज लॉर्ड्स मौजूद थे। लॉर्ड होवू खुद एक अदरवाइज लॉर्ड थे। लॉर्ड गवर्नर के तौर पर उनका निंग के बाद दूसरे नंबर पर बैठना एक बात थी, लेकिन नुवा का भी उसी तरह बैठना। वहां मौजूद कुछ प्रमुख शक्तियां खुद को बुदबुदाने से नहीं रोक पाईं। लॉर्ड होवू वाकई डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ का पक्ष लेने के लिए अपनी हद पार कर रहे हैं। ये सभी प्रमुख शक्तियां निंग के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही थीं जैसा वे किसी ऑटज के साथ करती, और सच तो ये है कि उनमें से कई तो अपनी पूरी जिंदगी में किसी ऑटज से मिले भी नहीं थे। निंग अंतर्दृष्टि के मामले में एक ऑटॉक के करीब था और उसने अपने दांवमज को विफल कर दिया था। यह निश्चित था कि उसका जीवन छोटा ही रहेगा, इसलिए वे उससे दोस्ती करने के इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। अगर वे यह मौका चूक गए तो शायद उन्हें दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। निंग के कुछ सरल संकेत शायद अकेले प्रशिक्षण के अनगिनत अराजकता चक्रों से ज्यादा प्रभावी होंगे। उनमें से ज्यादातर बिना किसी सुधार के कई सालों से हेगेमॉन स्तर पर फंसे हुए थे। मेरे दोस्तों, आप सभी यहाँ डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ का स्वागत करने आए हैं। लॉर्ड होवू के चेहरे पर मुस्कान थी जब उन्होंने कहा। इसके परिणामस्वरूप होवू शहर को भी एक सचमुच दुर्लभ भोज आयोजित करने का अवसर मिला है। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ से मिल पाना हमारा सौभाग्य है। अगर वह नुवा की तलाश में न होते तो शायद हमें ऐसा अवसर कभी न मिलता। आइए सबसे पहले डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के सम्मान में, उस कर्म के लिए जिसने हमें एक साथ लाया है, एक टोस्ट पेश करें। डाउलॉर्ड के लिए एक टोस्ट। तुरंत सभी प्रमुख शक्तियों ने अपने प्याले ऊपर उठा लिए। यहाँ पैट्रियार्क ट्रीविंड और इम्परेटर जेड रेनबो को साधारण शक्तियां माना जाता था। केवल वे ही बैठते थे जो कम से कम हेगेमॉन स्तर की शक्ति के थे, जबकि कमजोर लोगों को भाग लेने की अनुमति भी नहीं थी। लेकिन हाँ, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ की अनुचर सू यूजी भाग लेने में सक्षम थी। वह तो सबसे आगे भी बैठी थी। निंग ने अपना वाइन प्याला उठाया और मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। सभी लोग ज्यादा सहज और सहज रहें। ये ब्लेसन क्षेत्र की मेरी पहली यात्रा है जो अनगिनत खतरों, कई विचित्र जीवों और अविश्वसनीय शक्ति वाले सोर्सवॉकर्स से भरा है। साधकों के लिए यहाँ जीवित रहना आसान नहीं है और मैंने बहुत समय से सुना है कि हम साधकों के पास यहाँ केवल होवू शहर ही है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ हम साधक आराम कर सकते हैं और आश्रय पा सकते हैं, और अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यह वास्तव में असाधारण है। यह एक विश्राम स्थल से ज्यादा कुछ नहीं है, लॉर्ड होवू ने विनम्रता से कहा। आखिरकार हम अभी भी यहाँ कमजोर पक्ष हैं। हर कोई अब भी मानता है कि ब्लेसन शासक अब भी वही सोर्सवॉकर है। इस भोज के दौरान सभी प्रमुख शक्तियां उत्साह से बातें कर रही थीं और डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को ब्लेसन डोमेन में मिले सभी अद्भुत अनुभवों के बारे में बता रही थीं। निंग भी काफी जिज्ञासु था। हालांकि उसने हेगेमॉन गुडसॉन्ग और रीम्सलॉर्ड विंडग्रेस से ब्लेसन डोमेन के कुछ रहस्यों के बारे में सुना था, फिर भी उसे बहुत कम जानकारी थी। जैसे जैसे वह एक के बाद एक रहस्य सुनता गया, उसे ब्लेसन डोमेन की अद्भुतता की स्पष्ट समझ होने लगी। जैसे जैसे प्रमुख शक्तियां बातचीत करती रहीं, वे सभी धीरे धीरे एक दूसरे से और भी परिचित होने लगीं। क्या एक सिथे एक्सल्ट यहाँ फंस गया है? निंग ने चौंक कर कहा। बस, लॉर्ड होवू हंसे। ब्लेसन डोमेन में सचमुच एक सिथे एक्सल्ट कैद है। डॉन युद्ध के दौरान एक ऑटॉक ने उसे पकड़कर ब्लेसन डोमेन में भेज दिया था, जहां तब से उसे तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। सिर्फ ब्लेसन डोमेन ही नहीं, बाकी 7 डोमेन में से 5 में एक सिथे एक्सल्ट है। लॉर्ड होवू के बगल में एक चांदी भान वाला बूढ़ा आदमी हाथ में पंखा लिए खड़ा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, 8 डोमेन में कुल 6 सिथे एक्सल्ट फंस गए हैं। ये सभी युद्ध के दौरान पकड़े गए थे और तब से प्रताड़ित हैं। ओह, निंग सचमुच हैरान रह गया। उसने बहुत पहले सम्राट वेवशिफ्ट से सुना था कि कहीं सिथे एक्सल्ट फंसे हुए हैं, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 8 डोमेन में से 6 में एक सिथे एक्सल्ट कैद है। क्या आप जानते हैं कि ऑटॉक्स ने उन्हें मारने के बजाय उन्हें क्यों पकड़ लिया? निंग ने हैरान होकर पूछा। कोई अनुमान नहीं, ऑटॉक्स की अपनी योजनाएं होंगी। हालांकि सिथे एक्सल्ट को वास्तव में लगातार यातनाएं दी जा रही हैं। वे मौत से भी बदतर स्थिति में हैं और लगातार दयनीय चीखें निकालते रहते हैं, प्रमुख शक्तियों ने रिपोर्ट दी। ये सुनकर निंग ने धीरे से सिर हिलाया। डाउलॉर्ड, अगर तुम आना चाहो तो जब तुम खाली होगे तो मैं तुम्हें खुद वहां ले चलूंगा, हेगेमॉन गुडसॉन्ग ने कहा। हालांकि मैं खुद कभी वहां नहीं गया, फिर भी मुझे पता है कि वह कहाँ है। बहुत अच्छा, निंग सचमुच वहां जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि सिथे एक्सल्ट को यहाँ कैद करने के पीछे जरूर कोई गहरा कारण होगा। दरअसल ऑटॉक्स ने उन्हें 8 डोमेन में कैद करने के बजाय अपनी ही जागीरों में क्यों नहीं कैद किया? शायद मैं उनसे मिलने के बाद जान जाऊंगा, निंग ने सोचा। दूसरी बड़ी ताकतें सिथे एक्सल्ट के पीछे के रहस्यों को नहीं समझ पा रही थीं, लेकिन निंग की अंतर्दृष्टि उनसे कहीं ज्यादा ऊंची थी। शायद वह उस सच्चाई को समझ पाएगा जो वे नहीं समझ पा रहे थे। निंग ने पास खड़ी नुवा की तरफ देखा। इस पूरे समय नुवा को अपने खाने की जरा भी परवाह नहीं थी।
इस पूरे समय वह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर निंग कौन है। निंग हंसी, फिर ऊंची आवाज में बोली, मुझे लगता है अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। लॉर्ड होवू अचानक चौंक गए। वे जल्दी से खड़े हुए और बोले, डाओ लॉर्ड, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कृपया बताएं, लॉर्ड गवर्नर, निंग ने कहा। मैंने बहुत पहले सुना था कि तुम्हारा तलवार का दाव अथाह गहन और गूढ़ है, दाओ लॉर्ड। लॉर्ड होवू ने कहा, मैं होवू साधना पर केंद्रित हूँ। मैं साहसिक कार्यों में जाता हूँ और कई खतरों का सामना करता हूँ, और यह सब नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए करता हूँ। मैं ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं बन पाया, लेकिन मुझे यह नगर जरूर मिल गया। हालांकि मेरे लिए मेरी सच्ची इच्छा दाव के मार्ग पर और आगे बढ़ने की है। मैं हमेशा से एक शासक का प्रशिक्षु बनना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। अब जब तुम मेरे सामने हो, दाओ लॉर्ड, तो मैं ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे ही भगवान होवू बोले, वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और निंग को प्रणाम किया। फिर आदरपूर्वक बोले, होवू आपका अनुसरण करने को तैयार है, दाओ लॉर्ड, और आपके आदेशों का पालन करने को तैयार है। मैं केवल आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे दाव प्रदान करें और मुझे एक विशाल, अधिक गहन दाव देखने दें। दाव प्रेषित करें। हॉल में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। सभी प्रमुख शक्तियां दुखी भाव से भगवान होवू को घूरने लगीं। अगर भगवान होवू ने निंग से बस कुछ मार्गदर्शन मांगा होता तो ठीक होता। निंग की खुशामद करके उससे लाभ उठाना उनके लिए थोड़ा ज्यादा था, लेकिन निंग को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। समस्या ये थी कि भगवान होवू ने तो निंग से दाव भेजने का अनुरोध किया था। दाव प्रेषित करना का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि निंग को अपना पूरा दाव भगवान होवू को पूरी तरह से प्रेषित करना था। दिव्य सम्राट गोल्सन ने निंग को स्वर्ण सम्राट का शरीर दिया था, और फिर भी निंग ने उसे अपना शाश्वत ओमेगा तलवार दाव दिए बिना केवल 3 दिनों का मार्गदर्शन दिया था। ये पूरे कैओसवर्स में अब तक का एकमात्र शाश्वत ओमेगा दाव था। इसका मूल्य सचमुच अपरिमेय था। दाववादी ब्लूस्टोन ने दाव लॉर्ड स्तरीय ओमेगा तलवार दाव को देखने के लिए ही भारी कीमत चुकाई थी, और अब निंग ने इसे शाश्वत ओमेगा तलवार दाव में अपग्रेड कर दिया था। आखिर भगवान होवू ने ऐसा अनुरोध करने की हिम्मत कैसे की? निंग अपनी सीट पर बैठा झुके हुए भगवान होवू को घूर रहा था। उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। और मैं अपना दाव तुम्हें क्यों बताऊं? पुस्तक 39 अध्याय 16 सैनिकों का होवू शहर पर आगमन। जी निंग के सामने कुल 4 खजाने मंडरा रहे थे। पहला एक चांदी का सिंहासन था, दूसरा सुंदर चांदी के वस्त्रों का एक सेट था, तीसरा रक्त रंग का हीरा था, और चौथा एक जेड स्लिप था। पहले 3 सिथे हथियार थे जिनका इस्तेमाल लोनली किंग अक्सर करता था। ये 3 सिथे हथियार मैंने आइसपीक सेना के लोनली किंग को मारने के बाद हासिल किए थे। निंग ने हंसते हुए कहा, चांदी के वस्त्र सुरक्षात्मक प्रकृति के हैं, जबकि रक्त रंग का रत्न तुरंत अविश्वसनीय शक्ति के हमले कर सकता है, जो इतने तेज होते हैं कि अगर पकड़े गए तो अदरवर्स लॉर्ड्स भी नष्ट हो सकते हैं। वास्तव में इस रत्न के कारण अदरवर्स लॉर्ड्स लोनली किंग के हाथों मारे गए हैं। हालांकि चांदी का सिंहासन सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। यह अंतरिक्ष में वार करने, कई भ्रामक क्लोन बनाने और यहाँ तक कि हमले करने की भी अनुमति देता है। पूरी शक्ति पर इसके हमले पूरे अदरवर्स को नष्ट कर सकते हैं। नुवा ये सुनकर चौंक गया। ये तीनों खजाने वाकई असाधारण थे। अगर इन तीनों का एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादातर अदरवर्स लॉर्ड्स भी डर जाएंगे। लोनली किंग ने इन पर किसी भी चीज से ज्यादा भरोसा किया था। आज से ये तीनों सिथे खजाने तुम्हारे होंगे। निंग ने नुवा की ओर देखा। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। नुवा ने सहज भाव से अस्वीकार कर दिया। हालांकि वे सिथे शस्त्रागार तक पहुंच गए थे और उसने एक खजाना हासिल कर लिया था। फिर भी लोनली किंग ने अराजकता पर राज करने के लिए जो भी खजाना इस्तेमाल किया था वह उसके खजाने से कहीं बेहतर था। मना मत करो, मैं दावमज में असफल रहा हूँ और बिना किसी ठोस कारण के ऊर्जा का उपयोग नहीं करूंगा, निंग ने कहा, और मेरा एक छोटा सा प्रहार इन खजानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। त्रिलोक में मेरे गुरु सुभूति और अन्य लोग इन खजानों का उपयोग करने में असमर्थ हैं। त्रिलोक में केवल तुम ही इनका उपयोग कर सकते हो, नुवा। इन खजानों के साथ तुम त्रिलोक की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगे। इन्हें स्वीकार करो। नुवा कोई ढुलमुल किस्म की नहीं थी। उसने तुरंत सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं उन्हें स्वीकार कर लूंगी। त्रिलोक मेरा घर है, मैं उसकी रक्षा जरूर करूंगी। निंग मुस्कुराया। जहां तक इस पर्ची की बात है, इसमें मेरा अनंत ओमेगा स्वॉर्ड दाव है। मैंने इसे यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है और इसे पहले किसी ने नहीं देखा। निंग हंसा। जरा देखो और देखो कि क्या इससे तुम्हें कुछ नए विचार मिल सकते हैं। अनंत ओमेगा तलवार दाव। नुवा ने उड़ती हुई जेड स्लिप को घूरा। उसकी आभा उसे लगातार चौंका रही थी। वह जानती थी कि पहले 3 खजानों की तुलना में जेड स्लिप उन सभी में सबसे मूल्यवान खजाना था। शुक्रिया। नुवा ने मना नहीं किया, नहीं मना कर सकी। उसने धीरे से जेड स्लिप को छुआ और फिर तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि प्रकट की। उसके दिमाग में जानकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। नुवा ने सबसे पहले एक आजीवन शपथ ली कि वह केवल 3 लोगों के सदस्यों को ही अनंत ओमेगा तलवार दाव का अध्ययन करने की अनुमति देगी, लेकिन निश्चित रूप से अगर वह स्वयं अनंत ओमेगा तलवार दाव से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम होती तो उसे दूसरों तक पहुंचाने की उसकी क्षमता सीमित नहीं होती। ये तलवार दाव। नुवा दंग रह गई जब उसने महसूस किया कि अनंत ओमेगा तलवार दाव इतना विशाल और अत्यधिक शक्तिशाली था। जेड स्लिप स्वीकार करो। तुम इसे देख सकते हो और अपनी इच्छानुसार इस पर मनन कर सकते हो, निंग ने कहा। अनंत ओमेगा स्वॉर्ड दाव इतना गहरा था कि इसे सीधे मन में उतारना भी उसे पूरी तरह से याद करने की अनुमति नहीं दे सकता था। अगर तुम इसे जल्दी से पढ़ लेते तो तुम जल्द ही इसे भूलने लगते।
तुम्हारी यादें धुंधली हो जाती, क्योंकि यह ऐसी चीज थी जो तुम्हारी समझ से कहीं आगे थी। तुम्हें जेड स्लिप अपने पास रखनी थी और लगातार उस पर ध्यान और अध्ययन करना था। नतीजतन जेड स्लिप अपने आप में अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थी। यही कारण था कि निंग ने नुवा से अनुरोध किया था कि वह केवल त्रिलोक के सदस्यों को ही इसका प्रशिक्षण लेने की अनुमति दे। ठीक है, नुवा ने जेड स्लिप स्वीकार कर ली, फिर कमल मुद्रा में बैठ गई और उस पर ध्यान करने लगी। वह पूरी तरह से उसमें खो गई थी, इस सचमुच भव्य दाव के नशे में। निंग भी उसके बगल में बैठ गया। डार्कनॉर्थ, इस तलवारबाजी में तो मानो अपनी ही आत्मा है। यह इतनी अद्भुत और फुर्तीली क्यों है? नुवा ने सिर उठाकर पूछा और बोलते हुए उसकी उंगलियां उसे दिखा रही थीं। निंग ने नुवा के हर सवाल का जवाब देते हुए अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन शुरू कर दिया। निंग नुवा से कुछ भी नहीं छिपा रहा था, क्योंकि एक बार उसकी मौत हो गई और उसका दाव गायब हो गया तो नुवा तीनों लोगों का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बन जाएगा। निंग भविष्य के कुछ हिस्सों का स्पष्ट रूप से अनुमान लगा पा रहा था। वह देख पा रहा था कि नुवा सचमुच त्रिलोक की रक्षा करती रहेगी और वह निश्चित रूप से उसके भरोसे के लायक है। लेकिन भविष्य की भविष्यवाणी करते हुए उसके मन में कई और छवियां भी उभरी थीं। अंततः भविष्य अनिश्चित अवस्था में था। चूंकि अभी तक वास्तव में कुछ घटित नहीं हुआ था, इसलिए तकनीकी रूप से सभी चीजें संभव थीं। पलक झपकते ही निंग ने नुवा को प्रशिक्षण देते हुए आधे साल से ज्यादा समय बिता दिया था। नुवा पूरी तरह से अनंत ओमेगा स्वॉर्ड दाव के प्रशिक्षण में लीन थी और निंग के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से निर्देश देना और उसके प्रश्नों का समाधान करना सचमुच एक दुर्लभ अवसर था। निंग अपने शिष्यों को पढ़ाते समय भी इतनी बारीकी से नहीं बोलते। जहाँ तक लॉर्ड होवू या पैट्रियार्क ट्रीविंड की बात है, उनमें से किसी ने भी उन दोनों को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। गड़गड़ाहट। दूर से अचानक शहर में शक्ति की एक भयानक लहर फैल गई। निंग ने भौहें चढ़ाईं और खड़ा हो गया। वह दूर क्षितिज की ओर देखने के लिए प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। उसने महसूस किया कि दूर से एक अस्पष्ट, दुष्ट आभा उनकी ओर बढ़ रही थी। क्या हो रहा है? नुवा भी खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ चली गई। कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लग रहा है कि कोई शक्ति पास आ रही है, निंग ने कहा। और यह काफी शक्तिशाली है। चलो चलते हैं और देखते हैं। निंग और नुवा साथ साथ उड़े। सच तो ये था कि होवू शहर के सभी घरों से आकृतियां उड़ रही थीं। ये हेगेमॉन, सम्राट और संसार दावलॉर्ड सभी उस अतिक्रमणकारी शक्ति द्वारा उत्पन्न बढ़ती हुई शक्तिशाली लहरों को महसूस कर सकते थे। मास्टर, फ्लेमविंग, सू यूजी, वाइथो, एजियोरफाइंट और हेगेमॉन गुडसोंग सभी तुरंत निंग की ओर उड़े। दावलॉर्ड, लॉर्ड होवू भी पहले की तरह गर्मजोशी से व्यवहार करते हुए उड़ गए। लॉर्ड गवर्नर, निंग ने पूछा, क्या हो रहा है? भगवान होवू थोड़ा हिचकिचाए। अचानक क्षितिज पर एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई ऐसी आकृति थी जिसके 4 खुर वाले पैर थे, लेकिन ऊपरी शरीर इंसान जैसा था। यह विचित्र प्राणी खून की तरह लाल था और आसमान में सरपट दौड़ रहा था। ये प्राणी तरह तरह के हथियार लिए हुए थे, जिनमें बड़े बड़े कुल्हाड़ी या भारी भरकम हथौड़े भी शामिल थे। इन सभी से जबरदस्त शक्ति का आभामंडल निकल रहा था। लाल रक्त पिपासु, लॉर्ड होवू ने गुर्राते हुए कहा। एक ही समय में 100 से ज्यादा लाल रक्त पिपासु प्रकट हो गए हैं। गड़गड़ाहट। 100 से ज्यादा लाल रक्त पिपासु राक्षस उनकी ओर दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों बाद बर्फ की तरह सफेद शरीर वाले विशाल अष्टभुजाधारी दानव भी अचानक प्रकट होने लगे। उन अष्टभुजाधारी दानवों में से प्रत्येक की एक एक आंख थी और वे भयंकर दहाड़े मार रहे थे। जैसे जैसे उनकी भयानक आभा फैलती जा रही थी, ये सभी अनोखे जीवन रूप थे। लेकिन निंग को वास्तव में आश्चर्य इस बात से हुआ कि इन दोनों जातियों के सभी सदस्य हेगेमॉन स्तर पर पहुंच गए थे। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जातियां हैं और दोनों एक ही समय में प्रकट हुई। निंग हैरान था। प्रभु होवू, क्या यहाँ अक्सर ऐसा होता है? नहीं, हम ऐसे शक्तिशाली प्राणी बहुत कम देखते हैं। लॉर्ड होवू भी हैरान थे। अचानक दोनों प्रकार के जीव 2 भागों में बंट गए और उनके बीच 3 आकृतियां प्रकट हुईं। बाईं ओर एक विशाल लाल रक्त पिशाच था जिसका पूरा शरीर सुनहरे कवच से ढका हुआ था। उस राक्षस के हाथ में एक दोधारी युद्ध कुल्हाड़ी थी जो रूनों से ढकी हुई थी और जिससे एक अद्भुत शक्ति का आभास हो रहा था। स्पष्ट रूप से यह एक बहुत ही अनोखा सिथे हथियार था। दाईं ओर एक अष्टभुजाधारी दैत्य खड़ा था जो अग्निमय जंजीरों का एक समूह पकड़े हुए था। ज्यादातर अग्निमय जंजीरें उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं और उसकी आभा भी उस राक्षस की आभा जितनी ही भयानक थी। अंत में बीच में एक लाल वस्त्र पहने युवती थी। इन तीनों को देखकर कई साधकों के चेहरे फीके पड़ गए। ये भगवान होवू का चेहरा भी तनावग्रस्त हो गया। ये कहाँ से आए हैं? निंग ने भी भौहें चढ़ाईं। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये 3 लोग कौन थे, लेकिन वह मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकता था कि वे कितने ताकतवर थे। तीनों नेता 2 अनोखे जीव थे, जबकि एक सोर्सवॉकर था। वे तीनों बेहद ताकतवर थे, ज्यादातर अदरवाइज लॉर्ड से कहीं ज्यादा ताकतवर। लाल वस्त्रधारी युवती अपने सहयोगियों के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, होवू शहर के सभी साधकों, मेरी आज्ञा सुनो। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी और उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मैं ब्लेसन क्षेत्र के शासक के आदेश पर आई हूँ। मैं 5 साधकों को पकड़ने के लिए होवू शहर आई हूँ। लाल वस्त्रधारी युवती ने बोलते हुए हाथ हिलाया, जिससे एक स्क्रॉल तुरंत खुल गया और कुल 5 मूर्तियां प्रकट हुईं। ये मूर्तियां थीं पैट्रियार्क ट्रीविंड, इम्परेटर जेड रेनबो, नुवा और अन्य 2 की। इन मूर्तियों में पैट्रियार्क ट्रीविंड और अन्य लोग सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। हमेशा की तरह वही नियम। लाल वस्त्रधारी युवती ने पहले कुलपति ट्रीविंड की ओर देखा, फिर नुवा की ओर जो निंग के पीछे खड़ी थी। उन 5 को हमारे हवाले कर दो, हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो इसका मतलब है कि होवू शहर हमारे खिलाफ एक और युद्ध में उतर जाएगा। तीनों नेताओं के पीछे कुल मिलाकर 200 से ज्यादा आधिपत्यवादी जीव हवा में मंडरा रहे थे। उन्होंने साधकों पर जो दबाव डाला वह बहुत ज्यादा था और उन्हें उससे भी ज्यादा शक्तिशाली ब्लेसन शासक का समर्थन प्राप्त था। यह एक ऐसा खतरा था जो एक दूसरी तरह की सभ्यता साधकों के खिलाफ खड़ी कर रही थी और यहाँ 8 क्षेत्रों में साधक सभ्यताएं स्पष्ट रूप से कमजोर पक्ष थीं। वॉकस कालेटबाइंड, लॉर्ड होवू ने जोर से पुकारा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि उन्होंने ब्लेसन शासक को कैसे नाराज किया है? ब्लेसन शासक सबसे श्रेष्ठ सोर्सवॉकरों में से एक था, जिसकी शक्ति सीधे 61 के बराबर थी। जब तक कोई ऑटोक हस्तक्षेप नहीं करता, ये जीव अजेय थे। इन 5 चोरों ने असल में शासक के एक गुप्त निवास में घुसने की हिम्मत की। उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया और उस जगह को तहस नहस कर दिया। उन्होंने शासक के सबसे प्रिय खजानों में से एक जेड हॉट लैंप को भी नष्ट कर दिया। शासक इससे क्रोधित हो गया, इसलिए उसने उन्हें पकड़कर वापस लाने का आदेश दिया। उन्हें यातना देकर मार डाला जाएगा, वरना वह अपना गुस्सा किसी भी तरह से नहीं निकाल पाएगा, लाल वस्त्रधारी युवती ने गुस्से से कहा। पुस्तक 39 अध्याय 17 युद्ध छिड़ गया। कुलपति ट्रीविंड, सम्राट जेड रेनबो, नुवा और अन्य सभी पीले पड़ गए। ट्रीविंड, तुम्हारा शिष्य कितना अच्छा है। सम्राट जेड रेनबो ने तुरंत एक उन्मत्त मानसिक संदेश भेजा। एक सिथे शस्त्रागार। ये वास्तव में ब्लेसन शासक की गुप्त संपदाओं में से एक थी। अब हम गंभीर संकट में हैं। अब ये सब कहने का क्या फायदा? जब हम संरचनाओं की परतों को तोड़कर उस संपत्ति की गहराई तक पहुंचे तो हमें पहले से ही शक था कि ये असल में ब्लेसन शासक की जगह है ना? फिर भी तुमने सिथे के खजाने अपने साथ ले जाने का फैसला किया। हमने होवू शहर में छिपने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि आगे क्या होगा। पैट्रियार्क ट्रीविंड ने गुस्से से कहा। धिक्कार है। सम्राट जेड रेनबो बेहद घबरा गया। उसने लॉर्ड होवू के बगल में खड़े सफेद वस्त्रधारी युवक की ओर देखा, फिर मन ही मन कहा, बूढ़े ट्रीविंड, क्या तुम्हें लगता है कि डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ हमारी मदद करने को तैयार होगा? और क्या तुम्हें लगता है कि वह ब्लेसन शासक को हरा सकता है? कहना मुश्किल है, पैट्रियार्क ट्रीविंड ने जवाब दिया। अगर वह पूरी तरह स्वस्थ होता और अपनी दिव्य शक्ति और अमर की तक उसकी पहुंच पूरी तरह से होती, जिस तरह से वह लोनली किंग को सिर्फ एक वार से मार गिराने में सक्षम था, उसे ब्लेसन रूलर से डरने की जरूरत ही नहीं होती। अगर वह जीत भी न पाता तो भी डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ उससे बचाव जरूर कर पाता। समस्या यह है कि वह अपने डाउमज में नाकाम रहा है, जिसका मतलब है कि वह ज्यादा देर तक युद्ध नहीं कर सकता। ब्लेसन रूलर, जो पूरी तरह स्वस्थ है, के खिलाफ लड़ना उसके लिए शायद बहुत मुश्किल होगा। उफ, सम्राट जेड रेनबो ने घबराहट से कहा। मुझे उम्मीद है कि डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ नुवा की रक्षा करने के लिए उसकी परवाह करेगा। निंग ने भौहें चढ़ाईं। बेशक उसे नुवा की रक्षा करनी ही थी। वह अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसकी रक्षा करेगा। फ्लेमिंग, अपनी आभा का थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकालो, निंग ने भेजा। क्या मुझे हमला करने की जरूरत है? फ्लेमिंग ने उत्सुकता से पूछा। अधीर मत बनो, निंग ने निर्देश दिया। ठीक है। फ्लेमिंग तुरंत हवा में उड़ गया और अपने असली रूप में लौट आया। फ्लेमिंग भगवान का विशाल ज्वाला से नहाया हुआ शरीर आकाश में प्रकट हुआ, जिससे अक्षय शक्ति का आभामंडल निकल रहा था। एक कैओस आदिमानव होने के नाते उसकी ऊर्जा का भंडार लगभग असीमित था और उसका शरीर लगभग अविनाशी था। सिथे 61 को भी बड़ी संख्या में आक्रमण करना पड़ता था, एक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। एक अराजकता का आदिकाल। ब्लेसन शासक की सेवा करने वाले सभी शक्तिशाली विशेषज्ञ हैरान थे, जबकि तीनों नेताओं को घबराहट का एहसास हुआ। कैओस प्रिमोडियल, तुम साधकों के साथ क्यों खड़े हो? लाल रक्त राक्षस नेता गुस्से से दहाड़ा। हम ब्लेसन शासक के आदेश पर आए हैं। क्या तुम उसे अपना दुश्मन बनाओगे? 8 भुजाओं वाला जंजीरधारी दैत्य भी गुस्से से दहाड़ा। तुम दोनों मूर्ख हो, लाल वस्त्रधारी युवती बुदबुदाई। आखिर ब्लेसन कौन है? मैं उसे नहीं जानता, फ्लेमिंग ने जोर से जवाब दिया। लाल वस्त्रधारी युवती मन ही मन खुद को असहाय महसूस कर रही थी। सभी कैओस प्रिमोडियल्स में बच्चों जैसी बुद्धि होती है और वे पूरी तरह से निडर पैदा होते हैं। कुछ भी और कोई भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। हाँ, ब्लेसन शासक के पास सिथ 61 जितनी शक्ति हो सकती है और वह वास्तव में फ्लेमिंग से भी अधिक शक्तिशाली था। तो क्या हुआ अगर वह फ्लेमिंग को पकड़ भी नहीं पाता? उसे मारना तो दूर की बात है। ब्लेसन शासक इस उपद्रवी का कुछ नहीं कर सकता था। कैओस प्रिमोडियल, तुम्हें इसमें दखल क्यों देना है? ये हमारे और इन साधकों के बीच का मामला है, लाल वस्त्रधारी युवती ने कहा। ये सारे सवाल क्या हैं? फ्लेमिंग चिल्लाया। निंग ने कहा, ये सच है कि उन 5 ने शासक की संपत्ति पर अतिक्रमण करके उसे नाराज किया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह उनकी संपत्ति है। उन्हें लगा कि यह किसी तरह का अवशेष स्थल है। हालांकि वे गलत हैं, लेकिन मृत्युदंड उचित नहीं होगा। मैं उनसे ब्लेसन शासक को उनके द्वारा ले जाए गए सभी खजाने वापस करवाऊंगा और इस मामले को अंत तक पहुंचाऊंगा। क्या ये स्वीकार्य है? क्या ये कोई नाजुक सा डाउलॉर्ड बोल रहा है? लाल वस्त्रधारी युवती ने मुस्कुराते हुए नीचे देखा, और वह जो डाउमच को इसमें नाकाम कर गया। क्या तुम सच में बोलने की हिम्मत कर रही हो? वह मेरे मालिक हैं, फ्लेमिंग निंग की ओर मुड़ते हुए चिल्लाया। मालिक, मुझे उन्हें खाने दो, अधीर मत बनो, निंग ने आगे कहा। इस तरह की छोटी सी बात के लिए हमसे युद्ध शुरू करना उचित नहीं है। एक डाउलॉर्ड वास्तव में एक कैओस प्राइमोडियल को वश में कर सकता था। ये कैओस प्राइमोडियल सचमुच मूर्ख है। लाल वस्त्रधारी युवती हंसी।
जहाँ तक ये मामूली बात है, हम्फ जेडहॉक लैंप एक ऐसी चीज थी जिससे शासक बेहद प्यार करता था। अगर उन्होंने बस कुछ खजाने चुराए होते तो उन्हें वापस करने के बाद यह मामला खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने भारी तबाही मचाई और लैंप को भी तोड़ दिया। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। लॉर्ड होवू, पीछे मत छुपिए, बोलिए, क्या आप उन्हें सौंपने वाले हैं या नहीं? अगर नहीं तो हम हमला करने वाले हैं। लेकिन लॉर्ड होवू घबराकर निंग की ओर मुड़े। हमेशा की तरह वे अपना सिर झुकाकर धमकियां सहते हुए पैट्रियार्क ट्रीविंड और बाकियों को भागने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते। जहां तक पैट्रियार्क ट्रीविंड के भागने के दौरान मरने या न मरने का सवाल है, ये तो किस्मत पर निर्भर था। अपना चुनाव करो, लाल वस्त्रधारी युवती ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, जबकि उसके बगल में खड़े दोनों नेताओं के मुख से जानलेवा द्वेष की आभा निकल रही थी। ये देखकर निंग की भौहें तन गईं। उसने तुरंत आदेश दिया, फ्लेमविंग, अपनी पूरी ताकत से हमला करो। हा 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 हा। फ्लेमविंग तो बस इसी आदेश का इंतजार कर रहा था। खुश होकर वह तुरंत अपने मुंह से गहरे लाल रंग की आग उगलते हुए आगे बढ़ा। लपटें पूरे क्षेत्र में फैल गईं, हर दिशा में फैल गईं। लाल रक्त पिपासु और अष्टभुजाधारी दानव सभी तुरंत आग की लपटों में समा गए। हालांकि यह थोड़ा दर्दनाक था, फिर भी वे पूरी तरह स्वस्थ थे। आखिरकार ये विशेष प्राणी साधकों से भी ज्यादा शक्तिशाली शरीर के साथ पैदा हुए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा ब्लेसन क्षेत्र में ही रहे थे और इसलिए आग के प्रति प्रेम और लगाव के साथ पैदा हुए थे। परिणामस्वरूप आग उनके लिए उतनी हानिकारक नहीं थी। उनके शरीर बेहद मजबूत थे, लेकिन अगर आग उनके अंदर पहुंच जाती तो वे मर जाते। लेकिन जाहिर है वे आग को अपने शरीर में प्रवेश करने नहीं दे सकते थे। उस अराजकता को रोको, लाल वस्त्रधारी युवती ने आदेश दिया। ठीक है, इसे हम पर छोड़ दो। लाल रक्त राक्षस नेता और 8 भुजाओं वाला विशालकाय नेता दोनों आगे बढ़े, लेकिन वे स्पष्ट रूप से काफी धीमे थे और फ्लेमविंग को पकड़ने में सक्षम नहीं थे। वार वार। 8 भुजाओं वाले 2 दैत्य पलक झपकते ही छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए और फिर वे टुकड़े आग की लपटों में जलकर राख हो गए। धिक्कार है। दोनों नेता स्तब्ध और क्रोधित हो गए। ये काफी तेज है, पिछले कैओस प्राइमोडियल से भी कहीं ज्यादा तेज जो मैंने देखा था। लाल वस्त्रधारी युवती की हथेली में एक अर्धपारदर्शी मिट्टी के रंग का रत्न दिखाई देने पर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे कहीं से भी काले तंतु प्रकट हुए और फ्लेमविंग की ओर बढ़े। ये काले तंतु अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे और फ्लेमविंग द्वारा उगली गई लपटों से इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। कुल 8 तंतु बने और वे चारों दिशाओं से आ रहे थे, जिससे फ्लेमविंग के लिए उनसे बचना असंभव हो गया। रेप। फ्लेमविंग ने अपने तीखे पंजों से उन्हें जोर से फाड़ डाला और साथ ही उन्हें काट भी रहा था। एक के बाद एक तंतु अलग हो गए, लेकिन वे उनसे लिपटे रहे। फ्लेमविंग में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि वह अभी भी तंतु को चीरने में कामयाब हो रहा था, लेकिन वे फिर से बढ़कर उसके चारों ओर कुंडली बना लेते। इससे फ्लेमविंग की गति बहुत कम हो गई। धिक्कार है सोर्सवॉकर पर। क्रोधित फ्लेमविंग लाल वस्त्रधारी युवती की ओर झपटा। इसे यहीं रोक दो, लाल वस्त्रधारी युवती ने निर्देश दिया। धमाका। लाल रक्त पिपासु नेता ने अपने विशाल दोधारी युद्ध कुल्हाड़े से फ्लेमविंग पर हमला किया, जबकि 8 भुजाओं वाले दानव ने अपनी जंजीरें उड़ा दी और फ्लेमविंग पर चाबुक की तरह प्रहार किया। धमाका धमाका। लाल रक्त पिशाच नेता और 8 भुजाओं वाले विशालकाय नेता ने फ्लेमविंग पर लगातार हमला किया, जबकि लाल वस्त्रधारी युवती ने फ्लेमविंग को जकड़ने और धीमा करने के लिए अपने तंतुओं का इस्तेमाल जारी रखा। कुछ देर के लिए फ्लेमविंग ने खुद को घिरा हुआ पाया और आजाद होने में असमर्थ हो गया। गुडसोंग, जाओ और फ्लेमविंग की मदद करो, निंग ने निर्देश दिया। समझ गया। हेगेमोन गुडसोंग युद्ध की इच्छा से भर गया और वह सुनहरी रोशनी की एक किरण में बदल गया जो सीधे उन चारों की ओर उड़ी। हालांकि आधे रास्ते में ही उसे एक काले टेंटिकल ने पीछे धकेल दिया। वह एक काला टेंटिकल उसे कुछ देर के लिए पूरी तरह से बांधने के लिए काफी था। हेगेमोन गुडसोंग उसे बमुश्किल तोड़ पाया, लेकिन वह फिर से उगाया। जाहिर है वह अभी भी सोर्सवॉकर से काफी कमजोर था। ये देखकर निंग की भौहें तन गईं। अजीब जीवों की दोनों सेनाओं ने अभी तक हमला नहीं किया था। अगर होवू शहर के सभी साधक इस लड़ाई में हिस्सा लेते तो स्वाभाविक रूप से वे इस हमले से बचाव कर पाते। हालांकि ब्लेसन क्षेत्र में उनके दुश्मन का अभी भी दबदबा था। अगर ब्लेसन शासक आदेश देते तो और भी ज्यादा सोर्सवॉकर और अजीब जीव प्रकट होते। डार्कनॉर्थ, नुवा ने मन ही मन कहा, शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए और उनसे बातचीत करने का नाटक करना चाहिए, फिर तुरंत भाग जाना चाहिए। हमारी भागने की क्षमता और आपकी सहायता को देखते हुए हम बच निकलने में कामयाब हो सकते हैं। ये ब्लेसन क्षेत्र है, ब्लेसन शासक का प्रभाव बहुत ज्यादा है, निंग ने जवाब दिया। अगर तुम कुछ समय के लिए भाग भी जाओ तो भी जल्द ही पकड़े जाओगे। इस मामले को यहीं सुलझाना सबसे अच्छा उपाय है। ठीक इसी समय लाल वस्त्रधारी युवती ने नीचे देखा और चिल्लाई, क्या तुमने सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास कैओस प्रिमोडियल है तुम हमारा विरोध कर पाओगे? ब्लेसन शासक हमेशा तुम साधकों के प्रति विनम्र रहा है, लेकिन क्या तुम सचमुच सोचते हो कि उसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? तुमने उसकी संपत्ति और उसके प्रिय दीपक को नष्ट कर दिया। उन 5 को मरना होगा। मेरे आदेश का पालन करो और आक्रमण करो। आक्रमण करना, हमला करो। लाल रक्त पिशाचों और अष्टभुजाधारी दानवों ने एक साथ धरती हिला देने वाली गर्जनाएं की, फिर आकाश से नीचे झपट्टा मारने लगे। अनंत शक्ति का एक आभामंडल पूरे होवू शहर में छा गया। पुस्तक 39 अध्याय 18 जी निंग का हमला। जब होवू शहर के साधकों ने जीवों के उस झुंड को अपनी ओर झपट्टा मारते देखा तो वे थोड़ा घबरा गए। सच तो ये था कि वे इन जीवों से जान तक नहीं लड़ाना चाहते थे।
प्रथागत नियम के अनुसार हर कोई बस थोड़ी सी मदद करता था ताकि समस्या पैदा करने वाले को भागने का मौका मिल सके। बस इतना ही करने को हर कोई तैयार था। समस्या ये थी कि इस बार पैट्रियार्क ट्रीविंड और नुवा के पीछे जो खड़ा था वह था डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ। इसलिए वे हिचकिचा रहे थे। तुम सब लोग शहर में आ जाओ, लॉर्ड होवू ने तुरंत मन ही मन चिल्लाया। फिर हताश होकर निंग की ओर देखा। डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, क्या अगर निंग न होता तो लॉर्ड होवू हमेशा की तरह यही नियम अपनाते। कोई रास्ता नहीं था कि वह इतनी देर तक हिचकिचाते। निंग ने अपना सिर ऊपर उठाकर उन जीवों की भीड़ को देखा जो उनकी ओर झपट्टा मार रहे थे। अचानक निंग के आसपास का साधारण आभामंडल नाटकीय रूप से अपनी शक्ति में आसमान छूने लगा। धमाक धमाक धमाक। होवू शहर के ऊपर का आसमान हिलने लगा, मानो कहीं से तलवारों की रोशनी की अनगिनत धाराएं प्रकट हो रही हों। निंग को केंद्र में रखकर लाखों तलवारें प्रकट हुईं और वे सभी ऊंची लटक गईं। एक ही पल में पूरा इलाका तलवारों की दुनिया में बदल गया। होवू शहर की ओर तेजी से झपट्टा मार रहे जीव अचानक चौंक कर रुक गए। लाल रक्त पिपासु और अष्टभुजाधारी दानव तलवार की रोशनी को डर से घूर रहे थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे तलवार की रोशनी कितनी तेज थी इसका अंदाजा लगा सकते थे, और वास्तव में उनमें से कुछ तलवार की रोशनी से घायल हो गए थे, जिससे उनके शरीर पर घाव हो गए थे। वे सभी समझ गए कि सर्वव्यापी तलवार प्रकाश उन सभी को आसानी से नष्ट करने में सक्षम था। ये है लाल रक्त राक्षस नेता, 8 भुजाओं वाला विशालकाय नेता और लाल वस्त्रधारी युवती सभी स्तब्ध रह गए जब उन्होंने अपने चारों ओर की दुनिया में तलवार की रोशनी की अनगिनत धाराओं को देखा। ये तलवार की दुनिया थी। तलवार की रोशनी का कुछ हिस्सा जीवंत और आनंदमय लग रहा था, कुछ उदास और भूतिया, कुछ द्वेष से भरे थे, कुछ क्षणभंगुर और भटकते हुए। तलवार की रोशनी की अनगिनत धाराएं मिलकर तलवार की एक आदर्श दुनिया बनाती थीं। कमांडर, कुल के सरदार, लाल रक्त पिपासु और अष्टभुजाधारी दानव सब अपने सरदारों की ओर देखने लगे। वे अपनी हड्डियों के भीतर से उठ रहे भय से भर गए थे। लाल वस्त्रधारी युवती ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था और वह उस सफेद वस्त्रधारी युवक को, जो वहीं शांति से खड़ा था, डर के मारे घूर रही थी। वह बहुत भयानक है। उसने तो हमला भी नहीं किया, उसने तो बस अपना क्षेत्र खोल दिया है, और वह पहले से ही भयानक है। यह क्षेत्र, शायद हेगेमॉन्स इसमें बच ही नहीं पाएंगे। वे तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। ये वास्तव में निंग का तलवार दाव क्षेत्र था, या यूं कहें कि यह तलवार के दाव के प्रमुख तत्वों द्वारा निर्मित क्षेत्र था। जो भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता उसे इस क्षेत्र द्वारा आसानी से मार दिया जाता। निंग अपने और ब्लेसन शासक के बीच समस्याओं को और बढ़ाना नहीं चाहता था, अन्यथा शायद उन 3 सरदारों को छोड़कर सभी भयभीत जीव बहुत पहले ही नष्ट हो गए होते। इससे उसे अपनी शक्ति का एक कण भी नहीं गंवाना पड़ता। इस दृश्य ने होवू शहर के सभी साधकों को स्तब्ध कर दिया। तो यह अनंत ओमेगा तलवार दाव की शक्ति है। वे आकाश में तलवार की रोशनी की सर्वव्यापी धारियों को घूर रहे थे। वे महसूस कर सकते थे कि तलवार की रोशनी कितनी भयानक रूप से शक्तिशाली थी। दाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ शक्ति के इतने भयानक स्तर पर पहुंच गया था कि उसे व्यक्तिगत रूप से प्रहार करने की भी आवश्यकता नहीं थी। उसका क्षेत्र अकेले ही अदरवाइज लॉर्ड के स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति को आसानी से नष्ट कर सकता था। अब यह असली दाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ है, पैट्रियार्क ट्रीविंड ने आह भरते हुए कहा। ऐसा लगता है कि हम इससे बच जाएंगे, सम्राट जेड रेनबो ने कहा। वह अभी भी भय और विस्मय से भरे हुए थे। लॉर्ड होवू ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। उनकी निगाहें ईर्ष्या से भरी थीं। काश दाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ मुझे दाव प्रेषित करने को तैयार होता। मालिक डार्कनॉर्थ। इस समय 2 लोग थे जो निंग की सबसे ज्यादा परवाह करते थे। पहला था सू यूजी और दूसरा था नुवा। उन दोनों को निंग की जान की बहुत परवाह थी। उसके लिए सिर्फ एक दाव क्षेत्र को आजाद कर देना एक बात थी, लेकिन अगर वह सचमुच तीनों नेताओं को मारना चाहता था तो उसे अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती, जो निंग के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने जैसा था। निंग के प्रति सू यूजी की भावनाएं जाहिर नहीं हो रही थीं, और हालांकि नुवा कुछ ही समय पहले निंग से मिली थी, वह उसे पहले से ही अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक मानती थी। उसकी मातृभूमि ने एक ऐसी अद्भुत प्रतिभा को जन्म दिया था जिसने दावमज में असफल होने के बाद भी उसकी इतनी परवाह की कि उसे ढूंढ निकाला ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह तीनों लोगों की रक्षा करेगी। नुवा के मन में निंग के प्रति प्रशंसा का भाव था। वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहती थी कि निंग अपनी जीवन ऊर्जा और खर्च करे। ये बात और भी सच थी क्योंकि निंग उसके लिए ही इस विवाद में पड़ रहा था। 200 से ज्यादा हेगेमोनिक जीव डर के मारे हवा में खड़े थे। उनमें से किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं थी। सास वरिष्ठ दोधारी कुल्हाड़ी लिए लाल रक्त पिशाच नेता उन सब में सबसे ज्यादा डरा हुआ था। बोलते वक्त उसकी आवाज भी कांप रही थी। निंग ने अपनी नजरें घुमाकर उन्हें घूरा, और ऐसा करते ही तीनों सरदारों के दिलों में दहशत का भाव उमड़ पड़ा। इस दाव साम्राज्य ने आसपास के इलाके को पूरी तरह से घेर लिया था और यहाँ सब कुछ दबा दिया था। भागो! निंग ने ठंडी आवाज में दहाड़ा। उसकी आवाज अनगिनत किलोमीटर तक गूंजती रही। लाल रक्त पिशाच नेता ने अपना सिर नीचे किया और घूंट भरते हुए कहा। इतना डर गया कि तुरंत दुम घुमाकर भाग गया। उसके अधीन अन्य लाल रक्त पिशाच भी उसके पीछे पीछे भाग गए। राख जैसे चेहरे वाली लाल वस्त्रधारी युवती 2 कदम पीछे हट गई। वह झिझक रही थी। एक सोर्सवॉकर होने के नाते वह बेहद बुद्धिमान थी और उसकी समझ की क्षमता अद्भुत थी। वह स्वाभाविक रूप से समझ सकती थी कि यह डावलॉर्ड कितना भयानक था। लेकिन ब्लेसन शासक सचमुच बहुत क्रोधित था। वह बातचीत करके देखना चाहती थी कि क्या कोई बेहतर समाधान संभव है। जहाँ तक 8 भुजाओं वाले विशालकाय व्यक्ति का प्रश्न है, वह बिना जरा भी पीछे हटे निंग को गौर से देखता रहा।
लाल वस्त्रधारी युवती बोली, मैं वॉकर स्कारलेट बाइंड हूँ और ब्लेसन शासक की सेवा करती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं, सीनियर डार्कनॉर्थ? निंग ने कहा। स्कारलेट बाइंड तुम्हें नमस्कार करता है, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। पहली बार लाल वस्त्रधारी युवती ने बड़े सम्मान से अपना सिर झुकाया। अन्य साधकों से मिलते समय उसने केवल तिरस्कार ही दिखाया, लेकिन जैसे ही उसने तलवार की रोशनी को आकाश में फैलते देखा, उसे समझ आ गया कि यह साधक डाउलॉर्ड कितना भयानक था और कितना सम्मान का पात्र था। तलवारबाजी में उसका कौशल उस ब्लेसन शासक से कहीं आगे था जिसकी वह सेवा करती थी। वॉकर स्कारलेट बाइंड, निंग ने सिर हिलाया। मुझे लगता है तुम समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि ब्लेसन रूलर और मेरे बीच कोई लड़ाई हो। इतनी छोटी सी बात पर बहस करना बेकार है। मैं समझती हूँ, लाल वस्त्रधारी युवती ने आदरपूर्वक कहा, लेकिन इस बार शासक बहुत क्रोधित हैं। मुझे डर है कि वे मामला शांत नहीं होने देंगे। स्कारलेट बाइंड, तुम उस पर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम वहाँ। कल्टीवेटर डाउलॉर्ड, 8 भुजाओं वाले दानव ने धरती हिला देने वाली चीख मारी। तलवारों के इस साम्राज्य को मुक्त करने के लिए तुमने कौन सी तरकीब अपनाई? खैर, ये चीज मेरे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। तुम्हारी तलवारों का साम्राज्य मेरे लिए हानिरहित है। मैं तुम्हें अपनी जंजीरों के एक ही वार से मार डालूंगा। देखते हैं तुम कब तक अपना अहंकार बनाए रख पाते हो। 8 भुजाओं वाली पहाड़ी, अशिष्ट मत बनो, लाल वस्त्रधारी युवती ने उन्मत्त होकर कहा। मूर्ख मत बनो, स्कारलेट बाइंड। ये साधक डाउलॉर्ड बस दिखावा कर रहा है। साधकों को झूठ बोलना, धोखा देना और चोरी करना पसंद है, लेकिन ये सभी बहुत कमजोर होते हैं। वह तो बस एक डाउलॉर्ड है। वह कितना ताकतवर हो सकता है? 8 भुजाओं वाले विशालकाय नेता ने पहले महसूस किए गए डर को दबा दिया और निंग द्वारा धोखा दिए जाने के विचार से उसे क्रोध में बदल दिया। मर जाओ। 8 भुजाओं वाला विशालकाय नेता चीखते हुए हवा में निंग की ओर दौड़ा। तुम, लाल वस्त्रधारी युवती ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और अपने काले तंतुओं में से एक को बाहर निकालकर 8 भुजाओं वाले दानव को पकड़ने का इरादा किया। लेकिन 8 भुजाओं वाले दानव की जंजीरें खंखने लगीं और काले तंबू बिखरने लगे। 8 भुजाओं वाला दानव जोर से चिल्लाया, स्कारलेट बाइंड, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सारी छोटी छोटी तरकीबें नहीं जानता? 8 भुजाओं वाला दानव एक बार फिर निंग की ओर मुड़ा। मरो। उसकी जंजीरें भयानक आवाज के साथ बजीं जो लगभग ज्वाला पंख वाले देवता की जंजीरों के बराबर थी। जब उसने निंग पर वार किया, लाल वस्त्रधारी युवती बेचैन और असहाय महसूस कर रही थी। इन सभी जीवों की बुद्धि का स्तर बहुत कम था। कैओस प्रिमोडियल्स इतने बुरे नहीं थे। उनका व्यक्तित्व बस बच्चों जैसा था। हालांकि इन जीवों का व्यक्तित्व उनके रूप रंग की तरह ही विचित्र था। कुछ धूर्त थे, कुछ भयावह, कुछ मूर्ख, कुछ क्रूर। और जहां तक इस 8 भुजाओं वाले दानव की बात है, तो वह अपने विस्फोटक स्वभाव के लिए मशहूर था। वह आसानी से उन्मत्त हो जाता था और अब वह फिर से उन्मत्त हो गया था। मास्टर, मैं उसे रोकने जाऊंगा। फ्लेमविंग आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ा। इसे मुझ पर छोड़ दो, निंग ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। फ्लेमविंग निंग को आंखें फाड़कर घूर रही थी और पीछे से नुवा और सुयूजी भी। मत करो, नुवा ने जल्दी से कहा। फ्लेमविंग उसे खत्म नहीं कर पाएगा। वह हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करता रहेगा। निंग दूर से उस 8 भुजाओं वाले दानव को घूर रहा था जो लगभग तुरंत ही उसकी ओर दौड़ पड़ा था। निंग की आंखों में एक जानलेवा नजर थी जिससे वहां मौजूद सभी बड़ी ताकतें सांसें रोक बैठीं। अपने वर्तमान स्तर पर निंग पूरी अराजकता लोक में ऑटोक्स को छोड़कर बाकी सभी के खिलाफ अजेय था। उसे अपने ऊपर थोड़ा गर्व क्यों न हो। फुफकार। निंग भी आगे बढ़ा। होव शहर के सभी साधकों ने सिर उठाकर देखा, जिनमें कुलपति ट्रीविंड और नुवा खास तौर पर गौर से देख रहे थे। इस पल मानो समय मानो ठहर गया हो। निंग शालीनता और सहजता से आगे बढ़ा और ऐसा करते ही उसके और 8 भुजाओं वाले दानव के बीच की दूरी मानो सिमट गई हो। वह तुरंत उस दानव के सामने प्रकट हुआ जिसकी आंखें उन्मत्त क्रूरता से भरी हुई थीं। लेकिन अगले ही पल दानव की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई देने लगी। झपटा। निंग ने अपनी तलवार से वार किया। वहां मौजूद सभी साधक साफ देख पा रहे थे कि कैसे निंग ने अपनी पीठ पर रखी म्यान से एक काली तलवार निकाली और फिर उसी गति में नीचे की ओर एक जोरदार वार किया। पुस्तक 39, अध्याय 19, ब्लेसन शासक। देवतुल्य तलवार हवा में रेंगती हुई तलवार की रोशनी की धारियां छोड़ती हुई चली गई, जो हवा में जमी हुई पंखुड़ियों जैसी लग रही थीं। तलवार की रोशनी की ये धारियां फिर एक दूसरे से जुड़कर एक खूबसूरत चाप बनाती गईं और ऐसा लग रहा था मानो चमकदार बर्फ सी सफेद तलवार की रोशनी जीवंत हो उठी हो। यह मानो एक चमकदार बर्फ के फूल की तरह था जो मनमोहक सुंदरता के साथ खिल गया हो और उस फूल की पंखुड़ियां संयोग से उस 8 भुजाओं वाले दानव के शरीर से होकर गुजर गईं और पीछे एक विशाल घाव छोड़ गईं। जी निंग की तलवार इच्छा कर्म की शक्ति से फैल गई, जिसने उस 8 भुजाओं वाले दानव के भीतर मौजूद सच्ची आत्मा के हर कण को तुरंत नष्ट कर दिया। दानव की जीवन ऊर्जा तुरंत लुप्त हो गई, लेकिन तलवार की रोशनी वाला चमकदार सुंदर हिम पुष्प हवा में मंडराता रहा। खनक। निंग ने एक बार फिर अपनी तलवार अपनी पीठ पर रखी म्यान में डाल ली और इसके साथ ही समय एक बार फिर सामान्य हो गया। यह उसने समय को तोड़ मरोड़ दिया। वह दृश्य हमेशा के लिए मेरी स्मृतियों में अंकित हो गया है। होव शहर के सभी साधक स्तब्ध रह गए। तलवार का वह प्रहार कितना सुंदर था। इसके अलावा वे सब कुछ पूरी स्पष्टता से देख पा रहे थे। तलवार निकालना, तलवार काटना, तलवार की रोशनी का फूल म्यान में वापस डालना, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। ये याद रखना जरूरी है कि हेगेमॉन्स के हमलों को साफ साफ देख पाना बेहद मुश्किल था। और सच कहें तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने निंग के हमलों को साफ साफ देखा था,
बल्कि निंग की तलवारबाजी उनकी यादों में बस गई थी, जिससे उनके लिए कोई भी बात भूलना नामुमकिन हो गया था। धमाका! 8 भुजाओं वाला विशालकाय जीव आसमान से नीचे जमीन पर गिरा। इसमें सिथे का खजाना है। कई साधक तुरंत उत्साहित हो गए। हर कोई बता सकता था कि वे जंजीरें बहुत ही असाधारण थीं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उन्हें ले जाए। उफ, उसके जैसी महाशक्ति कभी भी अपमान को हल्के में नहीं सहेगी। लाल वस्त्रधारी युवती दूर से देखकर आह भरने से खुद को नहीं रोक पाई। वह उस दानव को रोकना चाहती थी, पर नाकाम रही। शांत रहने पर तो वे ठीक हैं, लेकिन क्रोधित होने पर अंतिम परिणाम विपत्ति ही होगा। वह हमेशा से मूर्ख रहा है, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के सामने वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई भी किसी ऑटच को, यहाँ तक कि उसके दोस्तों, परिवार और नौकरों को भी नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी ऐसा नहीं था जो किसी ऑटच को नाराज करने के परिणाम भुगत सके। लाल वस्त्रधारी युवती देख सकती थी कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ भी एक ऐसी ही महिला थी जिसे उसके जैसे लोग नाराज नहीं कर सकते थे। 8 भुजाओं वाला पर्वत तो बहुत ही मूर्ख था। तुम्हें अपमानित करने के लिए उसे जान से मारना ही चाहिए, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। लाल वस्त्रधारी युवती ने जल्दी से कहा, जहाँ तक उन साधकों की बात है जिन्हें शासक पकड़ना चाहता है। डाउलॉर्ड, तुम क्या सोचते हो? मैं उन्हें तुम्हें किसी भी तरह नहीं सौंप सकता, निंग ने कहा। जाओ और ब्लेसन शासक से कह दो कि मैं उन्हें किसी भी तरह नहीं सौंपूंगा। यही मेरी अंतिम शर्त है। बाकी सब कुछ बातचीत के लायक है, लेकिन अगर हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते और वह उन्हें मारने पर अड़ा रहता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता या कर सकता हूँ। तुम्हारा शासक खुद आ सकता है या अपनी सेना लेकर आ सकता है। मैं, डार्कनॉर्थ, उसका इंतजार करूंगा। लाल वस्त्रधारी स्त्री का हृदय कांप उठा। कितनी भयंकर बात कही थी। सचमुच बहुत कम साधक होते हैं जो ब्लेसन शासक से ऐसा कहने का साहस करते। मैं शासक को इसकी सूचना दूंगी। तो फिर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, लाल वस्त्रधारी युवती ने कहा। ये कहते हुए वह मुड़ी और तुरंत अपने अधीन बचे हुए प्राणियों के साथ चली गई। किसी ने भी उस 8 भुजाओं वाले दानव की लाश पर ध्यान नहीं दिया, न ही उसके द्वारा छोड़े गए सिथे हथियार को उठाने की हिम्मत की। निंग दूर से देख रहा था कि वे जीव तेजी से क्षितिज की ओर चले गए। डार्कनॉर्थ, नुवा ने कहा, उसकी आंखों में माफी का भाव था। मेरी वजह से तुम, हाँ, मैं उन लोगों में से हूँ जो दाऊमज में असफल रहे। अगर मैं बहुत सावधान भी रहूं, तो भी मेरे पास बस कुछ हजार अराजकता चक्र ही बचे हैं। कुछ साल कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निंग ने हंसते हुए कहा। तो फिर ब्लेसन शासक का क्या हुआ? नुवा चिंतित था। पास के हेगेमॉन गुडसोंग ने कहा, डाउलॉर्ड, ब्लेसन शासक वास्तव में एक सर्वोच्च सोर्सवॉकर है। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। ब्लेसन शासक की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। अगर हम युद्ध से बच सकें, तो यही सबसे अच्छा उपाय होगा। सब लोग अपनी तैयारी कर लो। आज ही हम होवू शहर से प्रस्थान करेंगे। ठीक है, हम आज ही निकलेंगे। पैट्रियार्क ट्रीविंड और इम्प्रेटर जेड रेनबो भी आ गए थे और उन्होंने निंग के फैसले का पूरा समर्थन किया। हालांकि वे जानते थे कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, फिर भी उन्हें ब्लेसन शासक से थोड़ा डर लग रहा था। युद्ध से बचना ही बेहतर था। उसी दिन निंग ने नुवा, पैट्रियार्क ट्रीविंड और अन्य लोगों को होवू शहर से प्रस्थान करने में नेतृत्व किया। अपनी यात्रा में सावधान रहना, डाउलॉर्ड। लॉर्ड होवू ने दूर से देखा कि राज्य उसके क्षेत्र से गायब हो गया। लॉर्ड गवर्नर, आप बहुत जल्दबाजी में थे। अगर आपने डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ से कुछ सुझाव मांगे होते तो वह आपको कुछ मार्गदर्शन देने के लिए राजी हो जाते, पास खड़े चांदी भान वाले बुजुर्ग ने कहा। छोड़ो भी, वह जहाज तो रवाना हो चुका है। उस अद्भुत तलवारबाजी को देखना ही सब कुछ था, लॉर्ड होवू ने कहा। वह तलवारबाजी, मैं शायद उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह सचमुच अविश्वसनीय थी। वह चमकदार, बर्फ के रंग की, फूल जैसी तलवार कला की सीमाओं को पार कर चुकी थी। वह सचमुच अप्रतिम सुंदर थी। ब्लेसन डोमेन सचमुच एक रहस्यमयी जगह थी। ये कई सिथे खजानों, सोर्सवॉकर्स, कैओस प्राइमोडियल्स, विचित्र जीवों और कई अन्य ब्रह्मांडों से भरा हुआ था। ये कैओसवर्स के सबसे अद्भुत स्थानों में से एक था, 8 डोमेन में से एक। झटपट, लाल वस्त्रधारी महिला और लाल रक्त राक्षस नेता 770 से उड़ते हुए अंततः जमी हुई बर्फ के एक लंबे रास्ते पर उतरे। धधकते हुए ब्लेसन डोमेन में जमी हुई बर्फ का एक रास्ता दिखाई देना वाकई एक अद्भुत बात थी। अपने विशाल आकार के कारण ब्लेसन डोमेन अपने आप में एक आत्मनिर्भर प्रणाली थी जो बेहद स्थिर थी और कीचड़ और पानी दोनों से भरी हुई थी। हालांकि बर्फ अभी भी बहुत दुर्लभ थी। बर्फ से बना एक पूरा रास्ता तो और भी दुर्लभ था। जमी हुई यह पगडंडी अर्धपारदर्शी थी और अनगिनत किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसके दोनों ओर पत्थर के स्तंभ लगे हुए थे और हर स्तंभ के ऊपर आग का एक गोला धधक रहा था। लाल वस्त्रधारी युवती और लाल रक्त राक्षस नेता बर्फ के रास्ते पर चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें बर्फ से बनी एक विशाल वेदी दिखाई दी। उस पर जमी हुई सीढ़ियों की कई परतें थीं जो सबसे ऊपर जमे हुए सिंहासन तक ले जाती थीं। जमे हुए सिंहासन के ऊपर एक हृष्टपुष्ट व्यक्ति बैठा था जिसका पूरा शरीर काला था। उसने काला कवच पहना हुआ था और उसकी आंखें आग के 2 धधकते गोले थीं। उसने अपना जबड़ा एक हाथ पर टिकाकर नीचे देखा और शांति से बोला, अष्टभुजा पर्वत का जीवन शिला टूट गया है, यानी वह मर चुका है। वह कैसे मरा? मुझे विश्वास नहीं होता कि होवू शहर के लॉर्ड गवर्नर में मेरे खिलाफ युद्ध छेड़ने की हिम्मत है। इसके अलावा मैंने कभी उनके शहर को अपमानित नहीं किया या उनके लिए हालात बहुत मुश्किल नहीं बनाए। इस बार उन्होंने उस चीज को नष्ट करने में हद कर दी जिससे मैं प्यार करता था।
लाल रक्त पिपासु सरदार कांप उठा, कुछ भी नहीं बोला। हालांकि लाल वस्त्रधारी युवती ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। महाराज, हम आपके आदेश पर उन 5 साधकों को पकड़ने गए थे। जैसा आपने कहा था, होवू शहर का शासक आपसे दुश्मनी करने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उन 5 साधकों के पास एक शक्तिशाली समर्थक है। एक समर्थक? मांसल काली आकृति ने नीचे की ओर उन्हें घूरा। हाँ, लाल वस्त्रधारी युवती ने जल्दी से कहा, उनके समर्थक का नाम डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ है। एक डाउलॉर्ड? मांसल काली आकृति तुरंत चकित हो गई। सच तो ये था कि न तो लाल वस्त्रधारी युवती और न ही ब्लेसन शासक ने पहले कभी डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ का नाम सुना था। हालांकि निंग की कथा अब तक काफी दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन ये केवल साधकों के बीच ही फैली थी। कोई भी सोर्सवॉकर या अन्य सभ्यताओं को ऐसी खबर बताने के लिए अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता। इसके अलावा सोर्सवॉकर एक दूसरे से काफी दूर स्थित थे। उनके लिए अपने साथियों तक संदेश पहुंचाना आमतौर पर काफी कठिन था। इसलिए बहुत कम सोर्सवॉकर थे जो डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ की कथा जानते थे। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ब्लेसन शासक ने ठंडे स्वर में कहा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। हम आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, शासक। लाल रक्त पिपासु ने जल्दी से कहा। ये सचमुच एक डाउलॉर्ड था, एक बेहद शक्तिशाली। उसने किसी भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस दुनिया में तलवार की रोशनी की अनगिनत धारियां प्रकट की और तलवार की हर एक धार हिगिमन्स को आसानी से मार गिराने में सक्षम थी। वह बेहद भयानक था। ये देखकर मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। क्या? उसने तलवार की रोशनी की अनगिनत धारियां प्रकट की, जिनमें से प्रत्येक हिगिमन्स को मार सकती थी? ब्लेसन शासक सदमे में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हाँ, लाल वस्त्रधारी युवती ने जल्दी से कहा। ये तलवार के दाव द्वारा निर्मित एक क्षेत्र होना चाहिए था। एक भयानक क्षेत्र, 8 भुजाओं वाली पहाड़ी। उस मूर्ख ने वास्तव में सोचा था कि डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ बस दिखावा कर रहा था और झूठा दिखावा कर रहा था। डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ की ओर बढ़ने और उस पर हमला करने पर अड़ा हुआ था। मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी। डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ ने 8 भुजाओं वाली पहाड़ी को मारने के लिए अपनी तलवार का सिर्फ एक वार किया। इसके अलावा डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ एक ऐसा डाउलॉर्ड है जो दाऊमज को विफल कर चुका है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि उसकी आत्मा और सच्ची आत्मा हर गुजरती सांस के साथ धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। ब्लेसन शासक ने धीरे से बुदबुदाया। मैंने ऐसे भयानक तलवार दाव क्षेत्र के बारे में कभी सुना ही नहीं। क्या ये एक पौराणिक अनंत ओमेगा दाव तलवारों में से एक हो सकता है? ओमेगा दाव सभी किंवदंतियां थीं। ब्लेसन शासक उनके बारे में जानता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि ओमेगा दाव के लिए दावमज में आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ है और न ही किसी ने कभी अनंत ओमेगा दाव में महारत हासिल की है। लेकिन जब उसने सुना कि कैसे निंग ने इतना भयानक स्वॉर्ड दाव क्षेत्र बनाया है और यह कि निंग एक दाव लॉर्ड था जिसने दावमज को विफल कर दिया था, अनंत ओमेगा स्वॉर्ड दाव के अलावा ब्लेसन शासक किसी और संभावना के बारे में नहीं सोच सका। दिलचस्प। ब्लेसन शासक की आंखें चमक उठीं और उसकी आंखों की लपटें अचानक और भी तेज हो गईं। एक दाव लॉर्ड जो दावमज में असफल रहा है, लेकिन अनंत ओमेगा तलवार दाव में निपुण हो गया है। मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। आखिरकार जीवन की एकरसता को तोड़ने के लिए कुछ दिलचस्प सामने आया है। पुस्तक 39 अध्याय 20 एक अजीब एहसास। स्कारलेट बाइंड। ब्लेसन शासक अपनी बर्फ की वेदी से नीचे उतरने लगा। उसकी धधकती आंखें चमक रही थीं। उसने अपनी मधुर आवाज में आदेश दिया, आओ मेरे साथ होवू शहर चलो। मैं इस डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ से मिलने के लिए बेताब हूँ। हाँ, लाल वस्त्रधारी महिला ने तुरंत आदेश पर सहमति व्यक्त की। उन बाकी 7 डोमेन शासकों के खिलाफ मुकाबला पूरी तरह से व्यर्थ है। डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ एक साधक है जिसने अनंत ओमेगा स्वॉर्ड दाव में महारत हासिल कर ली है। पूरे कैओसवर्स में पहला। ब्लेसन शासक युद्ध करने की उत्सुकता और इच्छा से भरा हुआ था। वह सोर्सवॉकर्स के बीच शक्ति के शिखर पर था। 8 डोमेनों में से प्रत्येक का एक डोमेन शासक था और वे सभी सेठे एकसल्ट के स्तर के थे। विशाल कैओसवर्स के अन्य अविश्वसनीय रूप से दूरस्थ भागों में कुछ अन्य सर्वोच्च सोर्सवॉकर्स हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी संख्या बहुत कम थी। ठीक आधे दिन बाद ब्लेसन शासक होवू शहर पहुंच गया। गड़गड़ाहट। एक काला युद्धपोत जो पूरी तरह से गहरे काले पत्थर से बना था, अंतरिक्ष समय को चीरता हुआ होवू शहर के ऊपर आसमान में प्रकट हुआ। हो, यह क्या है? होवू शहर के हिगेमॉन, सम्राट और अन्य साधक सभी उस विशाल काले युद्धपोत को देखकर स्तब्ध रह गए जो अभी अभी दूर आकाश में प्रकट हुआ था। इस जहाज से उत्पन्न दमनकारी आभा से उन्हें शुद्ध भय का अनुभव हुआ। यह एक शक्तिशाली युद्धपोत था जो पत्थर की एलिफेंट दीवार जैसा था और यह ब्लेसन शासक के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली सिथे खजाना था। यह एक साधारण साम्राज्य से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये ब्लेसन शासक है। भगवान होवू और कुछ अधिक अनुभवी साधकों ने तुरंत इस जहाज को पहचान लिया और वे सभी आकाश में उड़ गए। फुफ। विशाल युद्धपोत की सतह हिल गई जब एक दरवाजा दिखाई दिया और उसके बाद उसमें से 2 आकृतियां उड़ती हुई बाहर निकलीं। पहली लाल वस्त्रधारी युवती वॉकस स्कारलेट बाइंड थी, जो कुछ देर पहले ही यहाँ आई थी। दूसरी निस्संदेह पूरे ब्लेसन क्षेत्र की सबसे भयानक और शक्तिशाली आकृति थी। ब्लेसन शासक। जब लॉर्ड होवू ने मांसल काले रंग की आकृति को देखा तो उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर कहा, सम्मानपूर्वक अभिवादन ब्लेसन शासक। आदरपूर्वक नमस्कार ब्लेसन शासक। साधकों को सदमा और भय महसूस हुआ, लेकिन ऊपरी तौर पर उन्होंने सम्मान के अलावा कुछ नहीं दिखाया। वे जानते थे कि ब्लेसन शासक उनसे बिल्कुल अलग स्तर की शक्ति पर थे।
कैओसवर्स में साहसिक यात्रा करते हुए उन्होंने कभी कभी सोर्सवॉकर्स और अन्य अद्भुत जीवों से युद्ध किया था, लेकिन उनमें से कोई भी ब्लेसन शासक से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। लोनली किंग या लॉर्ड होवू जैसे प्रभावशाली साधकों के पास भी उसके सामने सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। ब्लेसन शासक की शक्ति सर्वोच्च सिथ्स के बराबर थी। एक ऑटॉक भी केवल 2 या 3 पूर्ण शक्ति वाले हमलों से सिथ एक्सल्ट को नहीं मार सकता था, लेकिन निश्चित रूप से पर्याप्त समय मिलने पर वे इसे पूरा कर सकते थे। अंततः ऑटॉक्स और एक्सल्स के बीच शक्ति में कुछ हद तक अंतर था। फिर भी बाकी सभी साधकों के लिए ब्लेसन शासक उनके स्तर से कहीं ऊपर था। यही कारण था कि ब्लेसन शासक आमतौर पर साधकों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा वह केवल उन मूर्ख साधकों के विरुद्ध अपनी शक्ति प्रदर्शित करता था जिन्होंने उसे नाराज किया था। इस मामले में पैट्रियार्क ट्रीविंड और नुवा उसकी संपत्ति में घुस आए थे, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, लूट लिया था और उसकी एक प्रिय वस्तु को नष्ट कर दिया था। बेशक वह क्रोधित होगा और उसे अपनी नाराजगी का भार भी जाहिर करना होगा। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, वह कहाँ है? ब्लेसन शासक नीचे की ओर देख रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा होवू शहर हिल गया। बोलते हुए उसने शहर को गौर से देखा और उसकी खोजबीन की। हालांकि उसे कुछ संसार डाउलॉर्ड मिल गए, लेकिन उसे एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने डाउमज को विफल कर दिया हो। डोमेन शासक लॉर्ड होवू ने एक बार फिर झुकते हुए कहा। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने स्कारलेट बाइंड को हराने के बाद होवू शहर छोड़ दिया। वह चला गया। ब्लेसन शासक चौंक गया। उसने सिर हिलाया और बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझसे डरता हो? पूरे कैओसवर्स में वह अकेला साधक है जिसने कभी अनंत ओमेगा दाव में महारत हासिल की है, और उसने लड़ने के बजाय भागना चुना। मैं सचमुच निराश हूँ। उसके नीचे के किसी भी साधक की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ भी कहे। वे डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ से तो डरते ही थे, साथ ही ब्लेसन शासक से भी डरते थे। दरअसल वे ब्लेसन शासक से और भी ज्यादा डरते थे, क्योंकि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के अस्तित्व की एक सीमा थी। देर सवेर उसकी मृत्यु हो जाती और उसका दाव लुप्त हो जाता। इसके विपरीत ब्लेसन शासक का जीवनकाल अनंत था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ कहाँ गया? ब्लेसन शासक गुर्राया। हम में से किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। लॉर्ड होवू ने जल्दी से कहा। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ और बाकी लोग बहुत जल्दी चले गए। वे कहीं भी जा सकते थे। ब्लेसन शासक ठंडी हंसी हंसा। यह मेरा ब्लेसन क्षेत्र है, वे इससे बच नहीं पाएंगे। चलो स्कारलेट बाइंड। ब्लेसन शासक मुड़ा और अपने काले युद्धपोत की ओर चल पड़ा। चलो इस डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को ढूंढते हैं। हाँ, डोमेन शासक। लाल वस्त्रधारी युवती तुरंत आज्ञाकारी भाव से पीछे पीछे चली। विशालकाय काला युद्धपोत गड़गड़ाहट के साथ चला गया। नीचे खड़े सभी साधकों ने आखिरकार राहत की सांस ली। यहाँ तक कि भगवान होवू को भी अभी भी थोड़ा डर महसूस हो रहा था। शुक्र है कि डोमेन शासक ने हमें अपने क्रोध का पात्र नहीं बनाया। अगर वह ऐसा करता तो शायद हम सभी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता। हालांकि गढ़ हमारी रक्षा कर रहा है, फिर भी संभावना है कि हम में से कुछ ही बच पाएंगे, चांदी जैसी भौं वाले बुजुर्ग ने कहा। एक तरफ डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, दूसरी तरफ ब्लेसन शासक। मैं किसी को भी नाराज नहीं कर सकता। कुछ ही क्षणों बाद लॉर्ड होवू के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। यह अजीब है। ऐसा क्यों है कि ब्लेसन शासक ने सिर्फ डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के बारे में ही पूछा, नुवा और बाकियों के बारे में नहीं? पैट्रियार्क ट्रीविंड और नुवा ने ही उसकी संपत्ति बर्बाद की। तार्किक रूप से उसका मुख्य निशाना पैट्रियार्क ट्रीविंड और नुवा ही होने चाहिए, है ना? ठीक है। चांदी भान वाला बुजुर्ग भी हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही यह भांप गया था कि नुवा का समूह डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के साथ यात्रा कर रहा है? लेकिन मैंने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि वह अंकगणित के दाव में विशेष रूप से निपुण है। ये तो अजीब है। लॉर्ड होवू भी इसी तरह हैरान थे। उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं था कि अब तक ब्लेसन रूलर को नुवा की टीम की जरा भी परवाह नहीं रही। उसकी प्रिय वस्तु एक गहना से ज्यादा कुछ नहीं थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। ब्लेसन रूलर असल में डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को ढूंढकर उससे अच्छी लड़ाई करना चाहता था। ब्लेसन शासक ने आदेश दिया कि वह अपनी सारी सेना को डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ की खोज शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दे। निंग और नुवा की पहली मुलाकात के 300,000 से अधिक वर्ष बाद फुफ एक राज्ययान आग के बादलों के समुद्र में उड़ रहा था। राज्ययान के अंदर सफेद वस्त्रधारी निंग और चांदी के वस्त्रधारी नुवा आपस में बातचीत कर रहे थे। नुवा अब लंबे चांदी के वस्त्र पहने हुए थी और उसके माथे के बीच में एक लाल हीरा जड़ा हुआ था। जब एकाकी राजा ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया था तो इनसे बर्फीली और बुरी आभा निकल रही थी, लेकिन नुवा पर ये महान और सुंदर लग रहे थे। चांदी के वस्त्र चांदनी जैसी पवित्र आभा से चमक रहे थे, जबकि लाल हीरे ने नुवा की संगमरमर जैसी सफेद त्वचा को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। नुवा और निंग ने अपना ज्यादातर समय दाव पर चर्चा में बिताया। निंग ने बिना किसी संकोच के अपने अनुभव विस्तार से साझा किए। इससे पैट्रियार्क ट्रीविंड और बाकी लोगों को जबरदस्त जलन हुई। हालांकि निंग ने कभी कभी उन्हें कुछ सुझाव भी दिए, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसने नुवा को सिखाने में उतनी मेहनत नहीं की जितनी उसने की थी। ट्रीविंड, जेड रेनबो, मेरी गणना के अनुसार हमें जल्द ही पहुंच जाना चाहिए, है ना? निंग ने अचानक पूछा। डाउलॉर्ड, पैट्रियार्क ट्रीविंड और इम्परेटर जेड रेनबो ने एक साथ उत्तर दिया। एक नजर देखने के बाद पैट्रियार्क ट्रीविंड ने ही उत्तर दिया, हमें बस 3 महीने बाद पहुंचना चाहिए। तब तक आप कैद से थे एक्सल्ट को देख पाएंगे। निंग मुस्कुराया और सिर हिलाया।
निंग ब्लेसन शासक से मिलने और उससे मुकाबला करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह जितना ज्यादा लड़ता उसकी असली आत्मा उतनी ही तेजी से खत्म होती जाती। और फिर भी होवु शहर से ब्लेसन क्षेत्र के बाहरी इलाके तक एक रियल में शिप से उड़ान भरने में लगभग 5 लाख साल लगेंगे, ये देखते हुए कि इस सबसे तेज रास्ते में भी कितना समय लगेगा। ये पूरी तरह संभव था कि ब्लेसन शासक उन्हें रोक सके, इसलिए निंग ने एक घुमावदार रास्ता चुना जिससे डोमेन शासक के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता। और चूंकि उन्होंने पहले ही घुमावदार रास्ता चुन लिया था, निंग ने आगे बढ़कर कैद सिथे एक्सल्ट से मिलने का फैसला किया। निंग ने पहले कभी सिथे एक्सल्ट नहीं देखा था और उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। उसे ये भी अस्पष्ट सा आभास हो रहा था कि इस तथ्य के पीछे कोई रहस्य छिपा होगा कि 6 सिथे एक्सल्ट कैओस्वर्स के बिल्कुल केंद्र में स्थित 8 डोमेन में से 6 में कैद थे। साम्राज्य आगे बढ़ता रहा। कभी कभी कुछ जीवों से सामना होता जिन्हें हेगेमॉन गुडसोंग या फ्लेमविंग तुरंत खदेड़ देते। पलक झपकते ही 1 और महीना बीत गया। जैसे जैसे वे कैद सिथे एक्सल्ट के और करीब पहुंचते गए। रुको, निंग अचानक चिल्लाया। हेगेमॉन अज़ूरफाइंड, जो उस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार था, ने तुरंत जहाज को रोक दिया और उसे उसके स्पेस टाइम वार्प से बाहर निकाल लिया। क्षेत्र में मौजूद सभी लोग निंग को घूरने लगे। मास्टर, यह क्या है? फ्लेमविंग थोड़ा उलझन में था। ये लहरें। निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि ये हल्की लहरें उस पर छा रही हैं। ये लहरें लगातार बदल रही थीं और रूपांतरित हो रही थीं, लेकिन ऊपरी तौर पर ये बिल्कुल सामान्य लग रही थीं। ब्लेसन क्षेत्र में अग्नि तत्व की कितनी ऊर्जा थी, इसे देखते हुए कुछ ऊर्जा तरंगों का होना बिल्कुल सामान्य बात थी। ये लहरें इस क्षेत्र में वास्तव में 3 करोड़ से ज्यादा लहरों में बिखर गई हैं, लेकिन ये सभी एक ही स्रोत से आनी चाहिए। निंग ने धीरे से कहा, विशाल, प्राचीन और शक्तिशाली। आसपास के कुलपिता ट्रीविंड, नुवा, अज़ूरफाइंड, गुडसोंग और अन्य आधिपत्यवादी सभी हैरान थे। वे सुन सकते थे कि निंग क्या बुदबुदा रहा था, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।